ये कौन है भाई? ठीक है ना कलर? ये कौन है? मैं, ठीक है। आई एम हैप्पी, मेरा नाम हैप्पी है। ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ है? ठीक है, मेरा नाम हैप्पी नहीं है। ठीक है, माय नेम इज अंकित। ठीक है, तो ये क्या है? क्लास अभी स्टार्ट करने वाले हैं, क्यों बैठे हो यहाँ पर? किसी की फर्स्ट क्लास है? एक्चुअली फर्स्ट डे है, मुझे ये पता लगा है। ठीक है, फर्स्ट डे है आपका, मतलब फर्स्ट क्लास आपने ले ली है। जो बिल्कुल अभी फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, जैसे अभी हाथ उठाया आपने, एक आप, दो, तीन, चार, पांच। ओके, आपका मतलब फर्स्ट क्लास ही हो रही है अभी। जो सुबह वाली क्लास थी वो अभी नहीं की थी आपने, 5 ने। ठीक, चलो अभी ठीक है, मैं मान के चलूंगा कि हाँ ठीक है, वो एक क्लास हो गई है आपकी। और बाकी सब जितने हैं जिनको मैं बाई फेस पहचान रहा हूँ, ठीक है, वो तो मैं जानता हूँ। ठीक है, बाकी जो हैं वो मैं सबको नया ही मान के चल रहा हूँ कि उनके आज एज ए ईएस में फर्स्ट क्लास है। तो सबसे पहली चीज हम स्टार्टिंग में ही क्या लेके चलेंगे? आप यहाँ पर क्यों बैठे हो, क्यों यहाँ पर आए हो आप? सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ पर घर से कुछ तो सोच के निकले होंगे ना? क्या सोच के निकले? अरे कैसे सन्नाटा छा रखा है भाई, क्या हो रखा है? ये सोच के कुछ तो निकले होंगे, सोच के। ठीक है, जितने आपके ये पास में बैठे हुए हैं ना, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, उनके माइंड में ना सेट बैठा हुआ है कुछ। अगर जब तक वो सेट आपके माइंड में नहीं बैठेगा ना, समझ लो उनसे तो आप पीछे ही हो गए। कितने काउंट करूं? अगर आप में से 20 स्टूडेंट भी हैं यहाँ पर, तो 20 से ही पीछे हो रखे हो आप, अगर वेल सेटल्ड आपके माइंड में आपका एम नहीं है तो। ठीक है, पहले अपनी इमेजिनेशन को क्लियर लेके फिर चलो आगे। ठीक है, पढ़ना है हमें ईएम। ठीक है, स्टार्टिंग कर दूं ईएम की? ठीक है, फोर्स बताना शुरू कर दूं, सारी चीजें स्टार्ट कर दूं, बट उससे पहले भी क्या जानना होगा आपको कि आप यहाँ पर क्यों हो। ठीक है, यहाँ कुछ बीटेक वाले भी होंगे और कुछ डिप्लोमा वाले भी होंगे। ठीक है, क्योंकि क्या कहते हैं कि बीटेक करने से पहले आपने सारा डिप्लोमा कर रखा हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को ये मान के चलता हूँ कि सब यहाँ पर इक्वल हैं। और जो एग्जाम आ रखा है आपका, लाइक यूकेपीएससी जेई के लिए हो ना सभी, फिलहाल अभी है ना, कोई यूकेपीएससी एई वगैरह के लिए तो नहीं बैठा हुआ? नहीं ना, ठीक है, क्योंकि वैसे भी जल्दी ही वो एग्जाम वगैरह हो भी जाए जैसा भी है। ठीक है, क्योंकि काफी दिन पहले नोटिफिकेशन निकल गया था उसका। तो सबसे पहले जो भी आप ये घर से सोच के आए हो, उसमें एक चीज ऐड करो। ठीक है, लाइक जिनके न्यू चेहरे हैं मेरे लिए, मैं उनसे पूछूंगा आप यहाँ पर क्यों हो, क्यों आए हो आज यहाँ पर? नॉलेज, ओके। आप? ठीक है, मतलब एक तरह से सिलेबस कंप्लीशन, सिलेक्शन, किसमें? एग्जाम में सिलेक्शन, ओके। आपको चलो नहीं, आशीष जी आपसे भी तो पूछ सकता हूँ, बोलो। ठीक है, किसके? सिलेक्शन के लिए, आप पढ़ने के लिए, सिलेबस कंप्लीशन, क्या चीज? कुछ पढ़ना है, ओके। प्रिपरेशन, अपने से पूछ रखा है, आपसे भी रखा है। ठीक है, आप बताइए। आज तेरी कितनी बार बोलोगे? नॉलेज, ओके। सिलेक्शन, गाइडेंस, नॉलेज एंड आइडिया, किसके लिए? नॉलेज। मेजोरिटी आप में से क्या बोल रहे हो भाई? नॉलेज। देख रहे हो आंसर आने शुरू हो गए जिनको पता है। सिर्फ नॉलेज के लिए यहाँ पर आए हो? सबसे ज्यादा अच्छी नॉलेज मैं नहीं दे पाऊंगा, बुक दे पाएंगी, बुक्स। ठीक है, एक्सपीरियंस बुक्स में बहुत है, क्योंकि जिन्होंने बुक्स लिखी है ना, उनकी मतलब ज्यादातर तो लेट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप खुद सोच लो उनका एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस क्या है। वो भी 60 साल के होके वो लेट भी हो चुके हैं, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? तो अगर नॉलेज चाहिए तो बुक्स पढ़ो ना, फिर यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्यों आए हो यहाँ पर? ये प्लीज अपने माइंड में से निकाल लो, जो 3 इडियट वाला डायलॉग होता है ना, नॉलेज लेके चलो सारी चीजें पीछे भागेंगी। ठीक है, वो ठीक है, वो चीजें आपने वहां पर सोची थी 2009 में। ठीक है, तब आप थोड़े छोटे होंगे। ठीक है, तो वो डायलॉग अच्छे लग रहे थे, बट जो अब आपके माइंड में लेके चलना है ना अपने आप में, ठीक है, वो ये लेके चलना है कि आप जिस चीज के लिए यहाँ पर बैठे हो ना, वो है ये। ठीक है, वो है ये। जो सिलेक्शन सोच रहे हैं ना, वो कम से कम नॉलेज वालों से थोड़े से ऊपर है। ठीक है, बट जो सिर्फ सिलेक्शन सोच रहे हैं, और मैंने पूछा फिर कि किसमें सिलेक्शन? एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में सिलेक्शन अगर आप माइंड में लेके चलोगे ना, हद से हद 1 हफ्ते तक मोटिवेटेड रहोगे बस। जब तक वो विजुअलाइजेशन नहीं करोगे, कौन सा वाला,
जिसके लिए यहाँ पर बैठे हो आप। घर से निकले थे तो क्या सोच के निकले थे? यूकेपीएससी जेई का एग्जाम देना है, और उस यूकेपीएससी जेई के एग्जाम में क्या करना है, क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। क्या माइंड में आ रहा है, क्या माइंड में आ रहा है, बस ये बता दो। क्या सिर्फ और सिर्फ मेरिट में लिस्ट, मेरिट में आपका नाम, सिर्फ और सिर्फ ये माइंड में आ रहा है? ठीक है, अगर ये वाला चीज माइंड में आ रहा है ना, तो हद से हद 1 महीने तक मोटिवेशन है बस। उसके बाद क्या, एग्जाम मान के चल रहा हूँ, चलो जून में हो रहा है एग्जाम्पल के तौर पर, मान के चल रहा हूँ, क्योंकि आपको ये पता है इलेक्शन है, ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे जून में हो रहा है एग्जाम्पल के तौर पर। हो सकता है जून से आगे भी, हो सकता है जून से 1 महीना पहले हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये हमारी पॉलिटिक्स है और हमें नहीं पता होता। ठीक है, तो अभी जरा ये सोचिएगा कि आप यहाँ पर जिस पर्टिकुलर चीज के लिए घर से निकले हो वो है क्या? सिर्फ और सिर्फ मेरिट में नाम है, या फिर वो जो उत्तराखंड के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसमें एक जेई बंदा बैठा हुआ है, आप उसके लिए लड़ रहे हो, उस चेयर के लिए लड़ रहे हो? ये सोच के देखो, डिफरेंस आ रहा है कुछ? सिर्फ सिलेक्शन का नाम अपने माइंड में लेके चल रहे हो, या उस चेयर के बारे में सोच रहे हो? बस ये चीज अपने माइंड में क्लियर रखना। घर से निकले थे आप, सोच के निकले थे कि चलो ईएस चल रहे हैं, थोड़ा देखेंगे, सीखेंगे, सोचेंगे, जज करेंगे, ये वो इधर उधर की चीजें करते रहना, पूरी लाइफ पड़ी इन चीजों के लिए। अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस किस चीज पर करना है, किस चीज पर करना है? सिर्फ और सिर्फ जॉब पर। रियलिटी तो पता हो ना पहले। चल दिए घर से, नहीं मुझे तो जेई बनना है, मुझे तो जेई बनना है, क्या इनका सबका घर नहीं होगा क्या? क्या ये घर से नहीं निकले होंगे जो आपसे पहले यहाँ तैयारी कर रहे हैं? चलो 10 दिन पहले ही सही तैयारी तो कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? यूकेपीएससी जेई का नोटिफिकेशन आ गया था ना, आज तारीख क्या हो रखी है? 15। 6 तारीख से बैच स्टार्ट हो गया था, 6 तारीख से ही बच्चे आ गए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सिर्फ एक ही आप धुरंधर नहीं हो अपने लाइफ में, ठीक है, सबके सब ना आपके बराबर हैं, क्योंकि सबने डिप्लोमा की जो सर्टिफिकेट है वो ले रखा है। इसका मतलब सब आपके साथ बैटल में लगे हुए हैं। और बैटल किसकी कर रहे हो? बैटल कर रहे हो इसकी, ये जो है दिख रही है चेयर, किसकी चेयर है? पहले अपने बैटल को तो समझो, और उसके बाद ये सोचो कि आप उसके लायक भी हो या नहीं, या सिर्फ और सिर्फ सपने देखना जानते हो। पूरा करने की कैपेसिटी है आपके अंदर, कैपेबिलिटी है? पहले चेक करो, अपने आप से पूछो। यहाँ पर और कोई नहीं है पूरे इस ब्रह्मांड में ना, और कोई नहीं है जो आपकी कैपेबिलिटी आपको बता सके। कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आप जानते हो, और अगर आप उसके लायक हो तो बिल्कुल यार इस चेयर पर आपका हक है। बट एक रियल फैक्ट भी तो है ना। रियल फैक्ट क्या है? जैसे मैं एग्जांपल के लेके चल रहा हूँ, 50,000 स्टूडेंट मान लीजिए फॉर्म भरते हैं यूकेपीएससी जेई का, उत्तराखंड का मान के चल सकता हूँ, ठीक है। कितनी वैकेंसी आ रखी है? मैकेनिकल सिविल अगर दोनों को भी मिला के देखूं तो कितनी आ गई? ठीक है, 700 के आसपास। ठीक, मान लीजिए अगर मैं मैकेनिकल स्पेशली, मैकेनिकल कितने? नहीं नहीं मैकेनिकल, यानी मैकेनिकल फिलहाल कितने बैठे हुए हैं यहाँ पर अराउंड? ईएम आपको पता है ना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिविल में भी होता है, मैकेनिकल में भी होता है, तो ऑब्वियस है कि मैं यहाँ पर दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ। हमारे पास मैकेनिकल कितने हैं? एक बार छोटा सा हाथ, थोड़ा सा, ठीक है। मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि हाफ क्लास मैकेनिकल हाफ क्लास सिविल है, ठीक है। तो अगर मैं सिविल की वैकेंसी लेके चल रहा हूँ 500 एग्जाम्पल के तौर पर, तो क्या आपके यहाँ पर जो इस फॉर्म को भरेंगे क्या वो 50,000 ही होंगे? फिर ज्यादा होंगे ऑब्वियस, ठीक है। क्यों होंगे? चाहे मैं मैकेनिकल को लेके चलूँ, चाहे मैं सिविल को लेके चलूँ, मैं कितने लेके चल रहा हूँ? मान लेते हैं कि आपके पास 500 वैकेंसी है एग्जाम्पल के तौर पर। एस्पिरेंट कितने मान लेता हूँ टोटल? मान लेता हूँ यहाँ पर मैं 80,000 या 90,000, 75,000 मान के चलो, ठीक है। 75,000 बंदों ने इसको भरा, इतना तो मान के चलो। मैकेनिकल की बढ़ा दी भाई मैंने, उसमें तो 500 वैकेंसी मान ली मैंने यहाँ पर एवरेज, एंड 75,000 यहाँ पर मैंने एस्पिरेंट मान लिया। हो सकता है इससे भी ज्यादा भर दें टोटल कंबाइंड। तो अब जरा सोचिएगा कि आप जो बैटल कर रहे हो उस बैटल में आप कहाँ पर लाई करते हो। इसमें 500 वैकेंसी से अगर इसे डिवाइड करोगे कितना बैठेगा? कितना बैठेगा? 250, 250 स्टूडेंट, 250 स्टूडेंट किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं? पहले ये सोचो, 250 स्टूडेंट किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं? एक चेयर के लिए, ओनली वन चेयर। और ये चेयर किसकी है? जेई। हमेशा ये चीज याद रखना अपने माइंड में, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कहानी एक दिन की नहीं है। मैं क्यों बोलता हूँ सभी को, और जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए तो एक तरह से ये शुरू की 15 मिनट सेकंड हो गया है, एक हफ्ते के बाद ही, ठीक है, बस 15 मिनट, ठीक है सीधा मैं ये स्टार्ट करूंगा अब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है
क्योंकि रियलिटी बताना बहुत जरूरी है। आपके पास जो ये सिंगल चेयर है, इस पर 250 स्टूडेंट हैं जो कि इस टाइम बैटल कर रहे हैं। पुराने टाइम पर बैटल कैसे हुआ करता था? पुराने टाइम पर बैटल कैसे हुआ करता था? ठीक है, स्वॉर्ड से, तलवारें उड़ जाती थी। ठीक है, याद है ना, तलवारें उड़ जाती थी, पढ़ा तो होगा कभी इतिहास। ठीक है, इतिहास कभी तो पढ़ा होगा, तलवारें उड़ जाती थी, क्या होता था? सिर्फ कत्लेआम, आदमी गया 1 सेकंड में। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? अब लड़ाई तो है, बट किसकी है? बट किसकी है? ठीक है, पहले तो कलम की हुआ करती थी, बट अब माउस की। समझ रहे हो ना? पहले कलम की हुआ करती थी, अब किसकी है? माउस की। आपको बस टिक करना है उस पर, आप या तो बाहर या अंदर। बात समझ रहे हो? जो आपका एग्जाम होगा ना, पहले होते थे कत्लेआम, अब क्या हो रहा है? अब इस तरह से ना आपकी छटनी हो रही है। कैपेबल हो तो जीतोगे, दिल्ली सल्तनत आपकी होगी। कैपेबल नहीं हो तो जो वहां पर बेचारे सैनिक पड़े रहते थे ना, समझ रहे हो ना, चाहे महाभारत का युद्ध देखो, चाहे आपके दिल्ली के युद्ध देख लो, ठीक है, पानीपत वगैरह के जो पड़े हुए ना, सिर्फ वही हो आप। बस ये चीज डायरेक्टली नहीं होती है, डायरेक्टली नहीं होती, बट जिस चीज के लिए आप घर से सोच के निकल के आए हो, क्या सोच के आए हो कि मैं कैपेबल हूं ना उसका, तो बन के दिखाओ ना। नहीं हो तो इसका मतलब क्या हुआ? लाइफ में भले से ही डेथ नहीं हो रही, बट इसमें एग्जाम में तो हो गई ना। और लाइफ में ऑब्वियस मैं कहूंगा मैंने, फिर वो कवर्ड हो जाता। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी बात? कि आप जब घर से निकले थे तो क्या सोच के निकले थे? सिंपली बस नॉलेज लेने जा रहे हो। नॉलेज होने से कुछ नहीं होने वाला। मेन चीज क्या है? आपको एग्जाम क्लियर करके और इस चेयर को हथियाना है। अब देखते हैं यहाँ पर कितने बंदे बैठे हुए हैं जो इसको घेरे हुए हैं। 250। 250 में से चेयर किसे चुनेगी? क्या सारे के सारे बैठ जाएंगे? चेयर तो एक को चुनेगी ना। और वो जो चेयर चुनेगी वो किस क्राइटेरिया से चुनेगी? सबके सब मेहनत कर रहे हैं, सबके सब कोचिंग कर रहे हैं। समझ रहे हो? उत्तराखंड की कोचिंग इस टाइम भर गई, क्यों? क्योंकि क्योंकि वैकेंसी है। वैकेंसी तो सबके सब कोचिंग कर रहे हैं। आपके जितने भी स्टूडेंट, मान लेता हूँ मैं 1 लाख भी पढ़ते हैं यहाँ पर, 1 लाख के 1 लाख कोचिंग कर रहे हैं, सिलेक्शन किसका होगा? ये तो सोचो, सिलेक्शन किसका होगा? 1 लाख का हो जाएगा? नहीं, कोचिंग वाले तो सभी हैं, फिर कोचिंग वाले तो सभी हैं, फिर सिलेक्शन किसका होगा? जिस क्राइटेरिया को आप, बिल्कुल मेरा, ये हमेशा अपने माइंड में रखना, अपने आप को यही सोच के चलना है कि मेरा सिलेक्शन होगा। अगर आप यही चीज नहीं कह पा रहे हो तो 250 में तो पहले ही आप बाहर हो गए हो। अगर अपने आप से ये चीज, अपने आप से एक वादा नहीं कर सकते कि हाँ मैं इस चेयर पर बैठूंगा, तो इसका मतलब तो आप 250 से पहली बार हो गए। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपकी कहाँ होगी? एक की या उन 249 में आने की प्रोबेबिलिटी। समझते हो ना? प्रोबेबिलिटी राइट का समझते हो ना? ठीक है, प्रोबेबिलिटी में क्या होगा? अगर आपके पास 100 चीजें हैं और एक चीज है, तो आप 100 में आना चाहोगे जल्दी से या एक में आना चाहोगे? चाहोगे एक में आना। मैथमेटिकली क्या निकलेगा? परसेंटेज किस में है जाने की आपकी, चांसेस किस में है जाने के आपके ज्यादा? 100 में। परसेंटेज एग्जाम्पल तो सुन लिया करो आप थोड़ी यार। ठीक है, एग्जाम्पल क्या चल रहा है? 100 और 1 का। ठीक है, 44 और 1 का नहीं। तो यहाँ 100 जो आपके मान लीजिए एक परसेंटेज है, तो 100 में आपके चांसेस ज्यादा है। मैं तो आपको यही रखूंगा ना कि आप 100 में पहुंचोगे। आपकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि आप वो 1 में जाओ। आपकी प्रोबेबिलिटी अगर मैथमेटिकली निकालूंगा तो 100 में जाने की है। समझ रहे हो ना? मैं तो एक मैथमेटिकल एनालिसिस करूंगा तो 250 में से बंदा एक ही तो निकल रहा है। भाई 249 बच्चे वहां पर होंगे रियल में। आप ये ख्वाबों में जीते रहते हो ना कि 249 में मेरा नंबर नहीं आएगा। भाई क्यों नहीं आएगा आपका नंबर? ये तो सोचो। 249 मैथमेटिकली ज्यादा है नंबर, उसको भरना भी तो है किसी को, उसी को भरते हो आप। समझ रहे हो मेरी बात को? उसी को भरते हो, क्या भरोगे आप? बस वो जो एक बंदा है ना, वो आप में से ही निकला हुआ है। अब वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। इस बार क्या, मान लीजिए कोई एग्जाम था एसएससी जेई का, मान लो एसएससी जेई में क्या फर्स्ट रैंक नहीं आई किसी की? किसी की क्या फर्स्ट रैंक नहीं आई? क्या वो कहीं बाहर से बन के आया था? ठीक है, अमेरिका में उसे प्रोड्यूस किया गया, फिर इंडिया में छोड़ दिया गया और उसके बाद कहा कि भाई तेरी फर्स्ट रैंक आएगी, ऐसा हुआ था? इतना तो नॉलेज आपको भी है ना। फर्स्ट रैंकर भी तो इसी दौरान कोचिंग में बैठा होगा ना, जब वो एसएससी की तैयारी कर रहा होगा। आप भी वही हो। अब ये आपके ऊपर होता है कि आप उस एक पोजीशन पर पहुंचोगे जिसके, मतलब जिस, जो चेयर आपको उसके लायक समझती है, वो सारी कैपेबिलिटी आप अपने अंदर बनाओगे, या फिर वो सारी चीजें आप जाने दोगे और दूसरों को बनाने दोगे। एक बंदा तो भाई ऐसा होगा जो कि अपने अंदर सारी कैपेबिलिटी रखता है।
आप सोते रहोगे वो जागेगा, आप क्वेश्चन से डरते रहोगे वो फिर भी हिम्मत करके दोबारा तिबारा चुबारा करेगा। ठीक है, आपकी जो ये चीजें है ना, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें, वो सिर्फ और सिर्फ एक धूमिल, एक तरह से इमेजिनेशन की तरह रह जाएंगी। ठीक है, वो बंदा क्या कर रहा होगा, दिन रात जाग के वो मेहनत कर रहा होगा। आप क्या सोच रहे हो कि 250 में 250 ही सारे के सारे आलसी होंगे? एक बंदा तो होगा ना, वो एक बंदा अगर आप बन गए तो आप उस चेयर को ले जाओगे, नहीं तो वो बंदा तो फिक्स है। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को? तो जो आप सोच के आए हो ना, जो भी आप सोच के आए थे, उसमें बस एक चीज डाल लो कि मुझे इस चेयर के लिए लड़ना है। ठीक है, मुझे नॉलेज के लिए नहीं, नॉलेज खुद आएगी जब चेयर पर, मैंने क्या बोला, मेरी वर्डिंग को इधर उधर मत ले जाना, क्योंकि मैं यही चीज समझाऊंगा आगे भी कि आपकी इमेजिनेशन ऐसे ऐसे जाके आंसर सही दे देगी, बट इमेजिनेशन को हमेशा एक पाथ पर लेके जाना है। ये जो चीज है ना, चेयर आपको कैपेबल ढूंढती है कि आप कैपेबल हो उसके या नहीं, समझ रहे हो? तो चेयर की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इस चेयर पर पहुंचने वाले बंदे की कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं? उम्मीद है कि जिन्हें जिन्हें मैंने बताया था वो भूल नहीं गए होंगे। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ ना, एक हफ्ते बाद भूल जाओगे, ऐसे वो देखता हूँ कि उन्हें एक हफ्ते के बाद वो याद भी है कंडीशन या नहीं। फर्स्ट कंडीशन क्या है इस चेयर की? फर्स्ट कंडीशन डेडिकेशन या डिटर्मिनेशन। और मैं ये जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचता है ना कोचिंग तक, मैं ये मान के चलता हूँ कि उस बंदे में डिटर्मिनेशन 100% है, नहीं तो वो अदर फ्रेंड्स की तरह घर पर बैठा होता, या फिर कहीं प्राइवेट में जॉब कर रहा होता, या कुछ भी कर रहा होता। आप में जितने भी यहाँ मुझे सामने दिख रहे हो ना, कम से कम एक चीज तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि आप डिटरमाइंड हो, दृढ़ निश्चयी हो कि यार मुझे निकालना है। बट ये डिटर्मिनेशन आपके अंदर कितने परसेंटेज में है वो डिपेंड करता है। क्या वो मम्मी पापा का प्रेशर है? अगर है तो कल नहीं दिखोगे, फिक्स है। ठीक है, कल ना दिखोगे, एक हफ्ते बाद ना दिखोगे, अगर प्रेशर में कर रहे हो तो। पहली चीज, मैं एक टीचर हूँ, मैं हमेशा एक रियल चीजें बोलता हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलता कि हाँ भाई कि ये होगा वो होगा। जब तक आपकी कैपेबिलिटी नहीं है ना, तब तक नहीं होगा। कैपेबिलिटी बनानी पड़ेगी। हाँ, ये फिक्स है कि कैपेबिलिटी किसी की गुलाम नहीं है। अगर आप करोगे तो वो आपकी तरफ आएगी, अगर कोई और दूसरा करेगा वो उधर की तरफ जाएगी। जो ये इस चेयर को चाहिए ना, वो जो चीज है वो हर बंदे पर सर्कुलेट होगी। कितने बंदे उस तरह की मेहनत करते हैं, वो उतने ही चेयर्स वहां पर आ जाएंगे, उतने ही सिलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, 700 सिलेक्शन है, 700 बंदे इस चीज को मिलेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहली चीज है डिटर्मिनेशन। कितना अच्छा आप डिटरमाइंड हो वो आपको पता है, जो भी घर से आज निकल के आए। ठीक है, क्या एक दिन में ही लूज हो जाओगे या फिर जून जून तक लड़ोगे, ये आपके माइंड के ऊपर। सिर्फ आज के दिन ही बस थोड़ा सा देख लिया, थोड़ा पढ़ लिया, हो गया, बन गए जेई। बंदे ऐसे होते हैं, मैं टूटते हुए देखा है भाई, क्योंकि बंदे क्या है, कौन है, जाएगा तो एक ही ना। ठीक है, 249 तो टूटेंगे ना, मैंने देखा है भाई, हर एक स्टेज पर देखा है टूटते हुए। फर्स्ट स्टेज क्या है, डिटर्मिनेशन। अगर किसी में नहीं है तो कल ही टूट जाओगे आप, कल ही नहीं दिखने वाले हो। क्लियर? दूसरी चीज मैं ये बता रहा हूँ कि आपकी लाइफ में आगे 4 से 5 महीने अगर आपने ये चीज सोच के आए हो ना घर से, तो ये चीजें फिक्स आएंगी, इनसे डरना नहीं है। फिर अगर ये चीज आपके अंदर अच्छे से है ना, तो इनसे डरना नहीं है, जो आगे चीजें आएंगी, और ये 100% आएंगी, तभी उस चेयर के लायक बनोगे। नहीं हो तो फिर अपने आप को खुद से जज करना। मैं यहाँ पर कोई जज नहीं हूँ, मैं सिर्फ नॉलेज को बताने वाला हूँ यहाँ पर। जज आप खुद से करोगे। सेकेंड चीज है ये, अगर नहीं है ना तो आगे 100% दिक्कत आएगी। कोई कहेगा कि सर मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, आइंस्टाइन का भी एक तरह से ऊपर हूँ। ठीक है, वर्ड समझ ही गए मैं क्या बोलने वाला था। ठीक है, यस सर, है ना, हाँ ठीक है। तो आइंस्टाइन से भी ऊपर जा रखे हो, 11.1% से भी ज्यादा आपने माइंड यूज कर रखा है। आप अगर अपने आप को ऐसा सोचते हो तो आपसे बेवकूफ कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आप वो चीज होते हैं ना जिसका माइंड आईक्यू बहुत तगड़ा है, तो इस टाइम यहाँ पर ना बैठे होते आप, आपकी लाइफ में कुछ और ही हो रहा होता है इस टाइम। बात समझ रहे हो? तो हम क्या हैं, हम क्या हैं, हम एक एवरेज, एक नॉर्मल पर्सन है। विद दिस हम एक नॉर्मल पर्सन। बट हाँ, आप जो एक नॉर्मल पर्सन हो, आप किस चीज से उस चीज को बढ़ा सकते हो? सिर्फ और सिर्फ एक हार्ड वर्क से। अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे, आप कभी भी अपना आईक्यू नहीं बढ़ा पाओगे, ये चीज फिक्स है। वो आईक्यू क्या है? वो आईक्यू बस उनका क्या होता है कि जब वो एग्जाम चल रहा होता है, जिन पर्सन की मैं बात करता हूँ जो आईक्यू में अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि 100% ये चीज आती है और आपके साथ फील होगी। कब? जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, एक बंदे का हाथ उठ जाएगा तुरंत, और एक बंदा क्या होगा, कैलकुलेशन कर रहा होगा।
ठीक है, वो सोचेगा कि यार इतनी जल्दी आंसर क्यों नहीं निकाला मैंने, अभी चल रहा था वो अच्छे से, हार्ड वर्क भी कर रहा था वो, ठीक है, अगले ही 3-4 हफ्ते बाद जब उसका आंसर नहीं निकलेगा ना उस बंदे से पहले, तो क्या करेगा, क्या करेगा वो, ये सोचेगा कि यार मेरा नहीं होगा उसका होगा। फंस गए आप, मेहनत भी कर रहे थे, फंस गए ना। तो ये जो जितनी भी आगे चीजें आने वाली है ना, वर्डिंग में लिख रहा हूँ, जो समझ जाएगा वही समझेगा, जो नहीं समझेगा ना वो यही सोचता रहेगा कि ख्वाबों में कि होगा क्या आगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज द डिटर्मिनेशन, सेकंड थिंग इज द हार्ड वर्क। अगर हार्ड वर्क कर रहे हो, दिल से हार्ड वर्क कर रहे हो, तो 100% जो थर्ड चीज है ना उसे आप मैनेज कर पाओगे। दैट इज दी। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है यार, आप तो अभी कह रहे हैं हम आईक्यू नहीं है हमारे पास, तो हम स्मार्ट वर्क कैसे कर लें। स्मार्ट वर्क के होते हैं तरीके, जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होते हैं उनके लिए होते हैं तरीके। तरीके क्या होते हैं, टाइम मैनेजमेंट। आप अगर टाइम मैनेजमेंट करना सीख गए विद योर हार्ड वर्क, तो वो क्या बन के आ जाएगा, एज ए स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में होता क्या है, आप किसी चीज का जुगाड़ी तो निकालते हो, है ना, हिंदी भाषा में तो ये बोलते हैं जुगाड़बाजी स्मार्ट वर्क को, और कुछ नहीं है। ठीक है, वही जुगाड़बाजी आपको कहाँ करनी है, हार्ड वर्क प्लस टाइम मैनेजमेंट करके। ठीक है, आपको क्या करना होगा, रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन करोगे, आपके माइंड में हर चीज एकदम अच्छे से बसी हुई होगी, तो क्या होगा, वो जल्दी से हो जाएगा। और वो जल्दी से होने वाला सेंस है, वो जल्दी से होने वाला सेंस कौन से वाले में आएगा, जब आप एक्चुअल में एग्जाम दोगे। आपको पता भी है ना कि आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है वो कितने कितने मिनट का और कितने कितने क्वेश्चंस का है। थोड़ा बहुत पढ़ के तो आए होंगे ना, नोटिफिकेशन एटलीस्ट। ठीक है, 15 तारीख हो गई है, कब का वो नोटिफिकेशन निकला है, तो इतना तो आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो अब जरा एक बात बताइएगा, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं भाई जेई में, एक सेट में 180, टेक्निकल की बात करूं तो 180 प्लस दूसरा सेट भी कितना है 180। टाइम कितना है 3 आवर्स। देखा है वो टेक्निकल वाला 180, सेकंड पेपर 180, टाइम कितना है 3 आवर्स। तो अब आप खुद सोचो कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट भी नहीं मिल रही है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल रही है, तो यार अब एक बात बताओ, क्या एक क्वेश्चन पर 1 मिनट वहां रियल में लगाओगे, नहीं ना। समझ रहे हो ना, 360 180, क्या 1 मिनट में एक क्वेश्चन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे करोगे फिर, आप कैसे करोगे उस चीज को, सोचो तो सही, सोचो तो सही, कैसे करोगे उस चीज को। आपको टाइम मैनेजमेंट, चलो मैंने मान लिया कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन ही कर रहे हो आप एग्जाम्पल के तौर पर, तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन पढ़ना भी है, सोल्व भी करना है, और फाइनली उसका आंसर भी टिक करना है, और इतने कॉन्फिडेंस से करना है कि दोबारा उसको रिपीट नहीं करना। हर चीज आपकी वो कॉन्फिडेंस 1 मिनट में मिल जाना चाहिए। अगर वो मिल रहा है 1 मिनट में, तो उसके लिए सोचिएगा, क्या आप पहली बार उस एग्जाम को वहीं पर जाके देखोगे, नहीं। ये चीजें कहाँ होंगी, ये चीजें होंगी क्लास के अंदर। तो क्लास के अंदर किसके सेंस में मिलेंगी आपको, टेस्ट के सेंस में। पहले जो भी 1-2 दिन होते हैं उसमें क्या होगी आपकी थ्योरी कवर, और थ्योरी कवर के बाद में क्या होगा, टेस्ट। उस टेस्ट को आपको क्लास में ही देना होगा टाइम के साथ में। ठीक है, जितने भी मैं सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ उसमें यही चीज मैं करने वाला हूँ कि आपका जो टाइम है वो मैं डिसाइड करूंगा। आपको एग्जाम पेपर मिलेगा और उस एग्जाम पेपर को आप यही सोल्व करोगे उतने ही मिनट के हिसाब से। मान लीजिए 30 क्वेश्चन है तो कितने मिनट में, 20 मिनट में। कैपेसिटी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। थ्योरी आपने पढ़ी, उसको तुरंत ही लगाया। इससे क्या होता है, इससे होता है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट का जिम्मा क्या होता है ना, टीचर के उस पर होता है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट सिखाने का तरीका क्या है, टीचर का है, बट मेहनत करने का सिर्फ और सिर्फ जिम्मा आपका है, वो मेरा नहीं है। क्लियर है, क्वेश्चंस आपको रिवीजन आपको खुद से करके आना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट मेरे साथ सामने होगा और आपको इसकी आदत डलवा दूंगा, इतना निश्चित है। ठीक है, जो भी यहाँ पर टीचर है ना वो सबके सब ये वाली चीजें करते हैं, तो उसकी आप टेंशन मत लो। टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाओगे, ये 100% है, क्योंकि आपका जो बैटल है ना, जो बैटल है जो दिल्ली के एम्पायर से होने वाला है, वो उस दिन होने वाला है जब आपका रियल एग्जाम हो। पहले आप कितने भी हार जाओ कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, आपके चाहे तो कल वाले टेस्ट में, मान लीजिए आज मैंने ईएम का कुछ पढ़ा है, कल को मैंने टेस्ट लिया, आपके उसमें 0 मार्क्स भी आते हैं, कोई टेंशन नहीं। क्यों, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो। सीखते हुए प्रैक्टिस करते हुए बंदा हारेगा ना, तभी कुछ सीखेगा। तो आप अभी सीखो, अभी हारो, ठीक है, बट लास्ट में क्या होना चाहिए, जो लास्ट एग्जाम है उसमें पास होने चाहिए, वो भी अच्छे मार्क्स से, विद मेरिट, कि आपका उसमें नाम आना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये होता है कोचिंग का जिम्मा, वो हम यहाँ पर बखूबी कर लेते हैं, उसकी टेंशन आप मत लो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दी, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट को ही मैं यहाँ पर कोर्स रखता हूँ। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दी, इसमें ना, इसमें ज्यादातर जो 249 है ना, उसमें से ऊपर वाले में तो सब आ जाते हैं,
मान लीजिए 249 में से 100 तो एकदम ही गायब हो गए। ये तो सिर्फ नंबर थे ना, नंबर में से क्या सारे के सारे एग्जाम शिद्दत से देंगे? कोई भी नहीं देने वाला। कोई भी मैं ये नहीं बोल रहा सारे, ठीक है, मतलब मेजोरिटी क्या होते हैं, सिर्फ फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद याद आएगा उन्हें जब वो जून में एडमिट कार्ड आएगा, उस दिन याद आएगा फॉर्म भरा था, चलो यार देने चलते हैं। तो उनसे तो आप काफी ऊपर हो गए, तो उनसे तो टेंशन लेने नहीं। इसका मतलब 100 बंदे मैंने 250 जो माने थे, 100 तो ऐसे गायब हो गए। 150 बचे। 150 में से जो ये 100 बंदे हैं ना, उन 100 बंदों ने ये काम किया होगा, ठीक है। 100 में से जिन्होंने ये काम नहीं किया होगा उनको भी छाटते चलो, ठीक है। बचे फाइनली 50 ना यहाँ तक पहुंच गए, 50 यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। अभी जो ये वाला लास्ट फैक्टर है ना, इसमें सारे गायब हो जाते हैं। यह पेशेंस। पेशेंस क्या होता है? धैर्य। धैर्य। धैर्य किस तरह का? आपने आज एक थ्योरी पढ़ी, या आपने अभी एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है। आज का एक चैप्टर था ईएम का, खत्म हो गया, मान लीजिए फोर्स एनालिसिस पढ़ रहे थे, खत्म हो गया। उसके बाद आपको मैंने टेस्ट के लिए बोला कि टेस्ट कर लो भाई, आपके टेस्ट में भी नंबर आ जाते हैं कम, ठीक है। क्या हुआ कि आपको एक बंदे के आ जाते हैं अच्छे, एक बंदे के आ जाते हैं कम। क्या होता है कि आप जो कम वाले हो ना, अच्छा वाला क्या है, अपनी सिक्योरिटी में चल रहा है, अपनी सेफ्टी में चल रहा है कि हाँ भाई मैं तो अच्छा हो गया हूँ, मैं तो सब कुछ बढ़िया कर रहा हूँ, ठीक है मैं जा रहा हूँ। मैं दोनों का एग्जाम्पल लूंगा, ऐसा ही होता है, ठीक है। जो नीचे वाला है, जिसके कम नंबर आए हैं, वो क्या सोचेगा, यार मेरे कम नंबर आए, चल मैं दूसरे में करूंगा। वो दूसरे को लग जाता है। मान लीजिए दूसरा हमने कर लिया फ्रिक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट। फ्रिक्शन वाले चैप्टर में करने के बाद क्या हुआ, उसके फिर से एग्जाम में कम आ गए, ठीक है। क्या होगा, जो तीसरा चैप्टर होगा ना, उसमें वो बिल्कुल ढेर हो जाएगा, अगर उसमें भी गलत आ गए। इसे बोलते हैं पेशेंस। आपके अंदर पेशेंस क्या है? जीरो है। आप चाहे कितना भी हार्ड वर्क क्यों ना कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जो हार्ड वर्किंग है ना, उसको किससे इवैल्यूएट कर रहे हो? आपके मार्क्स से। और मार्क्स के भी किस तरह से इवैल्यूएट कर रहे हो? सिर्फ वन टाइम। यही गलती करते हो आप। जिस दिन आपने, मान लीजिए आप 5 या 6 साल के थे जब बचपन में, ठीक है, आपको पता था आप डिप्लोमा करेंगे? नहीं। क्या आपको पता था न्यूटन्स के लॉ पढ़ोगे? नहीं। न्यूटन्स के लॉ एग्जिस्ट करते थे जब आप 5-6 साल के थे? करते थे। पढ़े कब? पढ़े कब? जब आपको जरूरत पड़ी, डिप्लोमा में या 12th में पास होने के लिए जरूरत पड़ी ना। थोड़ा प्लीज सेंस को समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 12th में जरूरत पड़ी। अब एक बात बताइए, वो मार्क्स की जरूरत आपको कब है? उन मार्क्स की जरूरत कब है आपको? क्या उस एग्जाम में, जो मैंने अभी मान लीजिए फोर्स एनालिसिस कंप्लीट करा है, कल टेस्ट हुआ, कल टेस्ट में आपके 0 मार्क्स आते हैं, ठीक है, तो क्या आपको 0 मार्क्स की कल जरूरत है? कब है जरूरत? जो भी वो जून में एग्जाम बैठा है। रियल एग्जाम में मार्क्स की जरूरत है। क्या बंदा सोचता है कि यार ठीक है मेरे 0 मार्क्स आए हैं, अब इस चीज को कभी नहीं छूना है, यही गलती कर जाती है। आपको क्या करना है? उस क्वेश्चन पेपर को फिर से लगाना है। पहले फिर से थ्योरी पढ़नी है, फिर से उस क्वेश्चन पेपर को लगाना है। यही काम ना मेजोरिटी स्टूडेंट नहीं करते। पता है, हमेशा आगे चलते रहते हो, आगे भगते रहते हो। आगे नहीं भगना होता है, आगे भी भगना होता है, साथ में ये काम भी करना होता है। नींद को ना सेक्रीफाइस करना होता है, घंटों को ना 24 घंटे से 26 घंटे में कन्वर्ट करना होता है। अगर ये नहीं कर पाओगे ना, तो अपने इस हार्ड वर्क के चक्कर में ना ऐसे ही रह जाओगे। सोचोगे कि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, बट क्या है, पेशेंस तो है ही नहीं, कहाँ से उस हार्ड वर्क का फल मिलेगा? बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? ये चीजें होनी है। बंदा तभी इन चीजों को कर पाता है, तभी सिलेक्शन पा पाता है, जब वो इन चीजों को फेस कर चुका होता है। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ आपको, क्योंकि मैंने उस सिलेक्शन को पा रखा है, इसीलिए मैं ये सारी चीजें आपको फीलिंग के साथ बता पाता हूँ। ठीक है, क्लियर है? और सबको पता है, मैं आपको भी बता दूं, 9 टाइम्स 2013 ऑनवर्ड मैंने गेट हर साल क्वालिफाई किया है। ठीक है, 9 टाइम्स आई हैव क्वालिफाइड गेट। ठीक है, 9 टाइम्स 2021 तक मैं गेट में कंटिन्यू देता हूँ, और मैं हर बार भगवान की कृपा से क्वालिफाई करता हूँ उसे। ठीक है, और साथ ही मैं यही बता दूं कि IOCL BPCL नाम तो सुने होंगे। ठीक है, आई हैव डन बीटेक देन एमटेक फ्रॉम NIT भोपाल। कभी नाम सुने होंगे NIT वगैरह के, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, NIT भोपाल से मेरा एमटेक है। और IOCL का नाम सुना है, BPCL का, NLC का, NLC का आई थिंक नहीं सुना होगा, नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन। ये साउथ इंडियन कंपनी है, मतलब साउथ इंडिया में इसके ब्रांच, तमिलनाडु बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये जो है NLC, IOCL, BPCL, इनके नाम सुने होंगे, इनको मैंने क्वालिफाई किया हुआ है इंटरव्यू। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये तभी मैं बोल पा रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया हुआ है अपनी लाइफ में।
और इसीलिए मैं इस लाइन में हूँ, जिससे कि मैं उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर सकूं और मैं आपको उस पोजीशन पर पहुंचा सकूं जिस पोजीशन पर आप जाना चाहते हो, जिसके लिए आप घर से निकले थे आज। ठीक है, मैं एक सिर्फ और सिर्फ क्या दूंगा, आपने सही बोला था, गाइडेंस। गाइडेंस देने का काम मेरा है। ठीक है, वो मैं सोच के चलता हूँ घर से जब निकलता हूँ। बट आपको क्या सोच के निकलना है कि आपको जॉब लेनी है। आपको सिर्फ गाइडेंस से काम नहीं चलेगा। गाइडेंस तो मैं दूंगा क्योंकि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है। ओवर अराउंड मेरे पास जो एक्सपीरियंस हो गया, अगर टोटल की बात करूँ मैं, तो अराउंड 7 ईयर्स का हो चुका है पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, और इस लाइन में 5 ईयर्स। ठीक है, तो आप इस चीज को तो बिल्कुल मत सोचो कि हाँ भाई यहाँ पर ये जो बंदा है, ठीक है, भले से ही देखने में कैसा भी लग रहा हो, ठीक है, ये अच्छा थैंक यू, ठीक है, बट इतना भी नहीं है, ठीक है, तो जैसा भी बंदा है, बट मतलब इतना है कि आपके, ठीक है, इस एग्जाम के हिसाब से सब कुछ बढ़िया है, कोई इश्यू नहीं। बट प्लीज आपको जो जो मैं वर्ड बोलूंगा उसको अच्छे सुन के और रखना है एक फोल्डर बना के, और उस फोल्डर का यूज करना है जब आपको जरूरत है। उस फोल्डर को डिलीट नहीं करना है अपने माइंड से। अगर डिलीट कर गए तो फिर फंस गए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात क्लियर है? देखो मैंने इतनी बातें इसलिए बहुत ही छोटे वे में की, क्यों? क्योंकि अदर स्टूडेंट यहाँ पर मेरे से पढ़े हुए हैं, ठीक है, और वो कंटिन्यू पढ़ ही रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर वो बोर हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, और आपको मुझे बताना इसलिए था क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको गाइड जरूर करूँगा पहले ही दिन से। अब वो आपके ऊपर है कि आप क्या हैं, वो आपको पता है, क्योंकि आज तो मेरे साथ आप लाइफ में पहली बार मिल रहे हो, मैं आपको क्या जज करता हूँ। ठीक है, जज आप खुद से करोगे, क्योंकि 20 साल तो एटलीस्ट आप अपने आप को जानते हो ना। ठीक है, तो आपसे ज्यादा बड़ा कौन है आपका जज? कोई भी नहीं। पेरेंट्स से भी ज्यादा आप अपने आप को जानते हो। ठीक है, तो जज आप करोगे अपने लिए कि ये चीजें हैं, और अगर ये चीज नहीं है तो ये बना लोगे, 100% बनानी पड़ेगी। ठीक है, बात क्लियर है एकदम अच्छे से? ठीक है, तो अब एक होता है पढ़ने का तरीका। क्या लिखा हुआ है भैया? आई एम हैप्पी। ठीक है, जितनी भी लाइफ में सैडनेस चल रही है आपकी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये गेट दिख रहा है, हो सके तो उस वाले गेट से क्या करो, उन चीजों को वहीं पर फोल्डर बना के डाल दो। ठीक है, जब घर जाओगे ले जाना। ठीक है, बट अभी जब क्लास के अंदर आ गए हो, सारी घर की टेंशन, सारी लाइफ की चीजें सब उस गेट से बाहर होनी चाहिए। जिस टाइम पर एंट्री करो क्लास में, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ हैप्पी नेचर। आप क्या हो? हैप्पी। कुछ नहीं सोचना भाई, जब 2 घंटे 3 घंटे यहाँ देने के लिए बैठ चुके हो, तो फिर क्यों दुनियादारी की खबर रख रहे हो अपने माइंड में? साइड करो उन चीजों को, क्योंकि यहाँ पर क्या भरना है? यहाँ पर भरनी है इस टाइम पर अब वो थ्योरी जो कि यहाँ पर चलने वाली है। कुछ और चीजें माइंड में नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। 1% भी अगर आ रही है ना, इसका मतलब आपके ऊपर माइंड पर कंट्रोल ही नहीं है। कहाँ के खाक जेई बनोगे आप? माइंड पर कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो कहाँ से आप थ्योरी को अपने अंदर रखोगे? सोचो। ठीक है, तो इतना तो कर सकते हो ना। जितनी भी सैडनेस है, जितनी भी नेगेटिविटी है, सबको साइड करो, बाहर, एकदम बाहर, इस क्लास से बाहर ले जाना घर जाते हुए। मुझे उससे मैटर नहीं है। ठीक है, मैटर फिर आपका है कि आप कितना अपने आप को सही से रखते हो। ठीक है, मेरा मैटर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना है और आपके माइंड में चीजें जानना है। ठीक है, और उस माइंड में जाने के लिए ऑब्वियस है मैं फोकस करूंगा। ठीक है, और मैं उम्मीद है कि इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं चेहरे से ही बता देता हूँ कि हाँ इस टाइम पर ये बंदा कहीं ख्वाबों में है। ठीक है, तो प्लीज वो ख्वाब ना गेट से बाहर रखो। ठीक है, चलो ठीक है, तो क्या है भाई आप? क्या है आप? क्या है? अरे इतनी धीरे बोलोगे क्या? मतलब नहीं हो खुश? क्या हो? हैप्पी। दिल से आना चाहिए कि आप हैप्पी हो, तभी किसी भी क्लास में बैठा करो। मैं सिर्फ अपनी क्लास की बात नहीं कर रहा, किसी भी क्लास में दिल से आप हैप्पी हो। बड़ोस वाला क्या है, उससे आपको मतलब नहीं है। ठीक है, ये मतलब अपने माइंड से निकाल दो। ठीक है, ठीक है, तो अभी क्या है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ हैप्पी रहना है, क्योंकि इधर उधर पड़ोस पर ध्यान दोगे ना तो फिर अनहैप्पी हो जाओगे, वो चीज मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, चलो। माइंड इतना है कि आपका यार कि मतलब हर चीजें एक साथ कर लोगे। ठीक है, तो वो चीजें बाहर। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं ये चीज, आज हम ये पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसमें एक ये है इश्यू है कि वो कलर अपने आप चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसकी थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, तो अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ईएम। ठीक है, हम सिविल एंड मैकेनिकल दोनों एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, चलने दो। ठीक है, हमारे पास कंटेंट क्या है दोनों में? ऑलमोस्ट सिमिलर। ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर कौन सी चीज के लिए मैं कहता हूँ? मैं कहता हूँ ट्रस्ट के लिए। एक्चुअली क्या है ना, ट्रस्ट सिविल में भी है, ट्रस्ट मैकेनिकल में भी है, बट ट्रस्ट सिविल में जो होता है वो हम स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और डेप्थ। ठीक है, डिफ्लेक्शन वगैरह सब कुछ, मतलब सब कुछ चलता है उसमें, जो हमारा सिविल वाला ट्रस्ट होता है। बट मैकेनिकल
मैकेनिकल ट्रस और कहीं पढ़ता नहीं है, इसलिए उसे ईएम में ही पढ़ना होता है। तो ट्रस में रखता हूँ सबसे लास्ट में, ट्रस में रखता हूँ सबसे लास्ट में। वो क्यों? क्योंकि अगर सिविल वाला स्टूडेंट ईएम से ये कहता है कि बस बहुत हो गई ईएम, ठीक है, तो वो लास्ट में ट्रस को ना करके अगर वो नहीं भी करता है तो वो कम से कम स्ट्रक्चर में कर लेगा। बट मैकेनिकल वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो और कहीं करेंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए ट्रस रहेगा सबसे लास्ट में। तो ये मैं कहा मैंने ऑलमोस्ट सिमिलर। दूसरी चीज और बता दूं यहाँ पर कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूके पीएससी जेई को ही कवर नहीं करेंगे, यहाँ पर एसएससी जेई भी साथ में पैरेलली चलेगा और अदर स्टेट्स भी चलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यूपी का कुछ आ जाता है तो वो भी चलेगा, ठीक है। और जो हमारा आरआरबी, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है, उम्मीद है आपको पता भी होगा, जिसको ना पता हो वो चीज भी है कि 2 जनवरी तक का बस वेट हो रहा है। 2 जनवरी को काफी जगह से ये चर्चाएं हो रही हैं कि 2 जनवरी को नोटिफिकेशन आने वाला है। अगर वो आ जाता है और उसमें जो वैकेंसी बता रहे हैं वो भी 13,000 के आसपास बता रहे हैं, तो अगर ये चीजें बहुत अच्छे से पॉजिटिवली हो जाती है ना, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया चीज आने वाली है। बस यही मैं मानूंगा कि यार बस आ जाए, ठीक है। तो जो आपकी मेहनत है ना यूकेपीएससी की, वो वहां पर भी वर्थ इट हो जाएगी, उस पर ही आप निकाल लोगे। और ऑब्वियस यार, स्टेट वाला कौन बनना चाहेगा जब सेंटर वाला रखा है, कुछ सोचो, ठीक है। बट यही चीज याद रखना कि आप स्टेट वाले में ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी है निकालने की। क्यों? कंपटीशन यहाँ पर 1 लाख भरेंगे, हद से हद मैंने मान लिया 1 लाख भी भरेंगे। वहां पर कितने हैं? वहां पर पूरे इंडिया के बंदे हैं, जोन बैठते हैं, कभी चंडीगढ़ भरोगे, कभी इलाहाबाद भरोगे, कभी कहीं जाओगे, कभी पता लगा तमिलनाडु जा रहे हो। तो सोचो जरा उस चीज को, वो टफ है। ये चीज क्या है आपके लिए? यूकेपीएससी इजी है एज कम्पेयर टू दिस। और उसमें बीटेक वाले भी, और जहाँ डिप्लोमा के साथ बीटेक मिक्स हो जाता है, जो बीटेक वाले हैं वो थोड़े से यहाँ पर कहेंगे कि सर हमारी बुराई कर रहे हो, बट फिक्स है कि जो डिप्लोमा के साथ बीटेक फिक्स हो जाता है उसमें प्रॉब्लम डिप्लोमा वालों को 100% आती है, चांसेस बीटेक वाले को ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? नॉलेज एक्चुअली क्या होती है कि बीटेक में वो सिलेबस करवाया जाता है जो सिलेबस डिप्लोमा में नहीं होता है। टीचर्स वहां पर डिप्लोमा में वो पूरा सिलेबस उस सेंस में नहीं करवाते हैं, वो छोटी छोटी चीजों को दिखा देते हैं कि हाँ ये वाली चीजें आपकी नॉर्मल आएंगी। लाइक मोहर सर्किल का अगर एग्जाम्पल लूं, मोहर सर्किल है, कभी नाम सुना है डिप्लोमा वालों ने? मोहर सर्किल डिप्लोमा में शायद नाम नहीं सुना है, सिविल में भी बहुत ही कम रेयर स्टूडेंट ने नाम सुना होगा, ठीक है। अगर सुना होगा तो शायद अच्छे से पढ़ा नहीं होगा डिप्लोमा में। बीटेक वाले क्या है, सोम में मोहर सर्किल पढ़ के आते हैं। अब आपके एग्जाम में क्या हो रहा है, मैं अब एग्जाम की भी कमियां बता दूं आपको, एग्जाम में क्या हो रहा है। और क्योंकि वो कमियां मुझे इसलिए बतानी है क्योंकि आपको ये पता लग जाए कि इस लेवल की तैयारी करनी है। घर से आ गए उठ के ये सोच के कि यार लेवल इतना जरा सा होगा, लेवल हो चुका है अब ये वाला एग्जाम का। लेवल में क्या है, लेवल में पहले ही थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि लेवल में इस टाइम पर जो एई एग्जाम होते हैं ना, उसके क्वेश्चन को का टेस्ट किया जा रहा है, ये चीज याद रखना। अब यहाँ पर ये रोना मत रोना कि मैं डिप्लोमा हूं तो मैं क्यों एई वाले एग्जाम के क्वेश्चंस को करूं। ये रोना, अगर रो रहे हो ना तो अभी छोड़ दो, समझ रहे हो। अब आप कहोगे कि सर हमने तो एई का पढ़ा ही नहीं कभी, हमने तो सर बीटेक पढ़ा ही नहीं, बीटेक के होता है एई के लिए एलिजिबल। तो उसकी टेंशन आप मत लो, क्योंकि जो भी टीचर यहाँ पर होगा वो उसी लेवल का लेके चलेगा, 0 से लेके और उस लेवल तक जहां तक के एग्जाम आ सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो उसकी टेंशन आप ये मत लो कि डिप्लोमा में नहीं पढ़ा तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, या डिप्लोमा में नहीं पढ़ा तो हम एई के क्वेश्चन क्यों करें। ये जिद पना छोड़ दो अपने माइंड से। बात समझ में आ रही है? आपको क्या करना है, जो यहाँ पर मैंने बताया या जो भी रेस्पेक्टिव टीचर आपको बोलेगा उतना आपको अपने माइंड में रखना है। ये नहीं सोचना कि डिप्लोमा में नहीं पढ़ता तो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ये गलती मत करना, नहीं तो फिर वही वाली बात हो जाएगी, बीटेक वाले ले जाएंगे, डिप्लोमा वाले रह जाएंगे, ठीक है। चलो यूकेपीएससी में तो ठीक है बीटेक नहीं है, बट ऑब्वियस है कि वो यूकेपीएससी का जो सिलेबस आया हुआ है ना, वो पूरा एक तरह से यही का सिलेबस है। इतना ज्यादा उन्होंने दे रखा है, इतना ज्यादा दे रखा है ना, ठीक है। आपकी सिविल की बात कर लेता हूँ, सिविल में डायनामिक पढ़ते हो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में डायनामिक पढ़ते हो, वर्क एनर्जी पढ़ते हो, किसी और एग्जाम के लिए एसएससी के लिए कभी पढ़ते हो? कभी नहीं। एसएससी में सिविल वाले डायनामिक नहीं पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि डायनामिक आता ही नहीं है। सिविल वालों को क्या मतलब पड़ा हुआ है कि उसका रोटेशन कितना हो रहा होगा, उसकी ओमेगा क्या होगी। आपको ये पढ़े हुए कितने दिन हो गए बताना जरा, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन कितने दिन हो गए पढ़े हुए? सिविल से स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ, कितने दिन हो गए? कभी 12th में पढ़ी होगी, है ना, कभी 12th में पढ़ी होगी, डिप्लोमा में भी शायद अगर फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में पढ़ ली होगी तो पढ़ ली होगी। अगर किसी की भी एग्जाम्पल आप तैयारी कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, ठीक है, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ बैकग्राउंड आपका क्या है,
ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो ये आपने एसएससी जेईई की तैयारी में भी नहीं पढ़ा होगा, जबकि क्या है यूकेपीएससी में दे रखा है डायनामिक आपके यहाँ पर। तो हमारा सिलेबस क्या है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे एग्जाम को कवर करता हुआ चले, चाहे वो आरआरबी ही होना क्यों ना हो, चाहे वो आपका ये एसएससी जेईई हो, चाहे यूकेपीएससी जेईई हो, मैं सब कुछ कवर करते हुए चलूंगा, क्योंकि लाइफ में कोचिंग फिर नहीं करनी है, लाइफ में कोचिंग एक बार करनी है और उससे सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो ये चीज सोच के चलना, ये मत सोचना कि ईएम शुरू हो गया 3 दिन में खत्म, ऐसा सोच रहे हो तो गड़बड़ की जगह आ गई, समझ रहे हो। अगर आप कह रहे हो कि ईएम को 3 दिन में खत्म करना है, मैं आपको 1 दिन में खत्म कर दूंगा ईएम, बट इससे ना सिर्फ और सिर्फ आप उस चीज को क्वालिफाई करोगे। कट ऑफ पार करना क्वालिफाई करने में दोनों में अंतर होता है। क्वालिफाई करना समझ रहे हो, क्वालिफाई करना होता है 33%, कट ऑफ पार करना किस पर डिपेंड करता है कि आपके मैक्सिमम उस बंदे के जो हाईएस्ट नंबर लेके आ रहा है वो कितने आ रहे हैं, और उससे कितनी सीट है उसके हिसाब से नंबर्स आते हैं। ठीक है, कितनी सीट है, मान लीजिए 700 सीट है तो 700 से 10 टाइम किया तो 7000 बंदों के मैक्सिमम मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो कट ऑफ कितने बन गए, मान लीजिए 70 में से। ठीक है, तो 33% क्वालिफाई तो कर जाओगे, बट कट ऑफ तभी तो पार होगी जब मेरे अंदर की चीजों को यहाँ पर पढ़ोगे। ठीक है, और भगवान ने चाहा तो हो सकता है आप ही हाईएस्ट में आ जाओ। ठीक है, तो प्लीज ये मत सोचना कि ईएम हमारी सिर्फ 2 से 3 दिन चलने वाली है, या कोई भी सब्जेक्ट आपका 2 से 3 दिन में कवर होने वाला है ना, टाइम लगेगा ऑब्वियस। और ये चीज फिक्स है, यूकेपीएससी को हम मान के चल रहे हैं कि ये एग्जाम जून के आसपास हो जाएगा, इतना मान के चलिए रहे। ठीक है, फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ आपकी क्लासेस 6 घंटे चलने वाली, इस चीज के लिए भी तैयार रहना। अगर ये सोच के चल रहे हो 3 घंटे ही आना है फिर मेरा स्वैग है, तो समझ लो स्वैग ना घर पर अभी लेके चल लो, क्लास में मत आओ। ठीक है, 6 घंटे लिटरली आपको पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 2 क्लास लेनी पड़ेगी, तब जाके सिलेबस कंप्लीट होगा। सिलेबस कंप्लीट होने के लिए तो 1 महीने में हो जाए, बट उस सिलेबस से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कोचिंग के आपने एक बार इनकम दे दी, कंप्लीट हो गया आपका सिलेबस, कंप्लीट हो गया, क्या होगा उससे, कुछ नहीं होने वाला। आपका सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस कहाँ पर है, दे दो, आपका सिर्फ और सिर्फ क्या जाने वाला है, पैसा बर्बाद। बिल्कुल सही बात है, पैसा बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। आप जो पैसा दे रहे हो ना उसका यूटिलाइज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो 1 महीने में भी आपका सिलेबस करवाने के लिए करवा दिया जा सकता है। मुझे खुद यार 5 साल से ज्यादा हो गए इस फील्ड में, तो क्या आप ये सोच रहे हो कि मैं अगर अभी फॉर्मूले लिखना शुरू करूं तो क्या मैं उसको एंड नहीं कर सकता 1 महीने में, हर एक सब्जेक्ट के आराम से। 1 महीना तो मैं अपने हिसाब से बहुत ज्यादा ले रहा हूँ, 7 दिन में खत्म हो जाएगा आपको पूरा सिलेबस। ठीक है, उससे क्या फायदा, अपनी तरफ से क्या हुआ कंप्लीट, आपकी तरफ से क्या हुआ कि सर फर्रे मिल चुके हैं, बस रटना है। इसलिए कोचिंग आई थी, कोचिंग अगर इसलिए आए थे तो भैया मैं तो कहूंगा कि फिर ऐसी कोचिंग ज्वाइन कर। ठीक है, जो फर्रे बांटती, कोशिश ये रखो कि चीजों को समझो और समझ के फिर उसे अप्लाई करो, एग्जाम को अच्छे नंबर से निकालो। आप खुद से कैपेबल बनो ना, वो फर्रों वाली दुनिया में क्यों जी रहे हो, कैपेबल बनो, कैपेबल बन के उस एग्जाम को क्वालिफाई करो, कोई सा भी एग्जाम आ जाए वो निकल गया, ऐसी फीलिंग होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि फर्रों में जी रहे हो कि बस शॉर्ट नोट्स दे दो भाई कोई और मैं अभी निकाल लूं उस चीज को। इन चीजों में नहीं जाना। ठीक है, इन चीजों में नहीं जाना है, चीजों को समझते हुए क्वेश्चंस को लगाना है। एक बार आपने क्वेश्चन लगाने सीख लिए, उसके बाद फिर से रिवाइज करके उन क्वेश्चंस को लगा दिया, और उसके बाद जब मैं पूछता हूँ कि हाँ भाई अब लगने शुरू हो गए क्वेश्चन, तो हाँ जी लग रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपने उनको रिपीटेड मोड में लगा लिया है। मुझे मतलब है उस वाले एग्जाम से जो उस दिन आएगा, और ये चीज फिक्स है, जितनी आपको मैं नॉलेज दूंगा 100% उसी में से क्वेश्चन आने वाला है। और ये चीज भी याद रखना, 100% के पीछे मत भागना। इंसान ना, जब मैं कहता हूँ, और ये चीज आपके साथ भी होगी, अदर स्टूडेंट के साथ भी होती है, तो आपके साथ भी होगी, जरा 100 का मान लीजिए एग्जाम है, 90 मार्क्स लाके तो दिखा दो, टॉप कर जाओगे इंडिया को। समझ रहे हो, 100 में से 90 मार्क्स लाके तो दिखा दो, आप टॉप कर जाओगे इंडिया को। जरूरत क्या है आपको 100 की। और बंदे जो 100 में फंसते हैं ना, कि मैं ये बोल रहा हूँ भाई इतने पर ध्यान दो, बस इतने तक, उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा गेट वाला पार्ट है, उस पर मत जाना। बंदा क्या करता है, वहीं जाता है। अरे वहां क्यों जा रहे हो भाई, ये भी तो सोचो तैयारी किसकी कर रहे हो। तो तैयारी के हिसाब से चीजों को लेके चलो, इतनी तैयारी मैं करवा के चलूंगा कि आपको मैं इतना नहीं रखने का, वो जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला भी समझा के चलूंगा, क्योंकि इसमें वो चीज है जो हमारी आ सकती है, और इसमें वो चीज है जो आएगी ही आएगी। तो आएगी ही आएगी तो मैं पढ़ाऊंगा ही, साथ में वो जो है आसक्ति वाली ना, वो भी चीज लेके चलूंगा। तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैंने वो कवर कर लिया।
उससे ऊपर क्या है, उससे ऊपर वाली चीजों पर आपको नहीं जाना, क्योंकि आपको क्या चाहिए, जॉब। नॉलेज अथाह है, नॉलेज इनफाइनाइट है, कभी ना मैं दे सकता आपको कंप्लीटली, ना कभी आप रख सकते इसके अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, क्लियर है? जो चीज है उस पर फोकस करना है, आज से लग जाना है, एटलीस्ट जून तक सोचना है। ठीक है, वो जब भी आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, मतलब जब भी नोटिफिकेशन आता है, उसके हिसाब से माइंड हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। बट अभी के हिसाब से ये मान के चल रहे हैं कि हाँ भाई 6 घंटे की हमें क्लास लेनी है और उस हिसाब से सिलेबस को आपने करना है। समझ रहे हो? नींद नींद ना उड़ने वाली है। यहाँ से जो सिलेबस होगा, दूसरी क्लास से जो सिलेबस होगा, फाइनली क्या होगा, सबको रिवाइज भी करना है, फिर अगले दिन या दूसरे दिन उसके टेस्ट भी देने हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रेशर के लिए तैयार रहना, बट ये प्रेशर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। निगेटिव मानोगे गड़बड़ कर जाओगे। पॉजिटिव प्रेशर है, आउटकम भी तो क्या बन रहा है आपको, यही का ना, तो आउटकम भी तो सोचो। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर आगे चलें। ठीक, तो ये हमारी कहानी हो गई है कंप्लीट। ठीक है, मैं देख लेता हूँ पानी वगैरह, आई थिंक पानी नहीं है यहाँ पर। ओके, थैंक यू। हाँ ले लो। ठीक है, तो ये बातें थी जो मैं जनरली जब भी कोई भी न्यू स्टूडेंट आते हैं मैं करता हूँ। आशीष जी से कल नहीं हुई थी बट आज होगी, है ना। जितने भी स्टूडेंट है मैं सबसे कम से कम अपनी जब भी पहली क्लास होती है ये बातें करता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहता। ठीक है, मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि यार कम से कम ये चीजें तो सोच के चलोगे, नहीं तो सिर्फ नॉलेज लेके लेने आए हो, नॉलेज लेके चले जाओगे, बस यही लाइफ होगी। ठीक है, तो प्लीज आपको जॉब पानी है तो जॉब पाने के लिए इतना करना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई अब आ जाता है अपने कंटेंट पर। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, देखो कितनी बार लिख दिया मैंने। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बताइए, इंजीनियरिंग की डेफिनेशन पूछने की जरूरत है आपसे, मतलब ही नहीं है। ठीक है, अगर इसकी भी डेफिनेशन आपको नहीं पता है या सोच नहीं पता है तो फिर तो गड़बड़ हो गई ना। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें मुझे मतलब किससे, अभी मैकेनिक्स से। ये बताइए मैकेनिक्स क्या होती है? कुछ तो बोलो, सुन्न हो रखे हो, कुछ तो बोलो। मैकेनिक्स क्या होती है? फोर्स, मोशन, बॉडी, रिलेटिव मोशन। गुड, चीजें निकालने की तो कोशिश करो यार। देखो पहली बात, ये क्लास जो है ना, जब भी आप मेरे से या किसी भी टीचर से इंटरेक्ट करोगे ना, क्लास आपकी वन वे नहीं होगी, हमेशा टू वे होगी। ठीक है, आपके माइंड में जो चीज आएगी ना, हाथ को सीधा ये बोल दो कि बेटा तुरंत ऐसे, तुरंत। कुछ भी डाउट आ रहा है ना, एक रे यहाँ पर ऐसे डाल दो कि तुरंत ऐसे। ये नहीं सोचना है कि दूसरा क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। जैसी माइंड में एक चीज नहीं गई ना, तो तुरंत ये हाथ ऐसे उठ जाना चाहिए। उसके बाद सोचना है कौन सी चीज नहीं गई। हाथ एक बार उठ जाएगा ना, मेरा उधर ध्यान जाएगा, फिर आप वो क्वेश्चन पूछ लोगे। ये चीज हमेशा होनी चाहिए आपके माइंड में। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स बेसिकली क्या है? मैकेनिक्स बेसिकली क्या है? आप किसी चीज को जब भी पढ़ोगे, सबसे पहले उस चीज को फील करोगे। कोई सा भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, आपकी चाहे सिविल का हो चाहे मैकेनिकल का हो, पहले उस सब्जेक्ट को फील करना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि अभी एग्जांपल के तौर मटेरियल साइंस पढ़ रहे थे, मटेरियल साइंस को पहले दिन फील किया था, तब जाके थोड़ी बहुत वो क्लियर हुई कि हम हैं क्या, हम हैं क्या, समझ में आ रहा था ना कुछ। ठीक है, मटेरियल साइंस समझ में आया कुछ कि हम हैं क्या, बस। ठीक है, सिंगुलैरिटी, बहुत बढ़िया। ठीक है, यही चीजें हैं भाई, ऐसा ही आपके मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स में आप क्या क्या सोचते हो? सबसे पहले आप क्या सोचते हो? फोर्सेस। ठीक है, आज का दिन पहले ही कह रहा हूं, अगर यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जज करने आते हैं टीचर को। ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ तो हुआ नहीं टीचर को जज करने हैं। ठीक है, कोई 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 5 साल से ऊपर का टाइम भी हो चुका है मुझे पढ़ाते पढ़ाते, जज करने की जरूरत नहीं है। ये होता है हमेशा, मैं क्या बोलता हूँ, ये होता है फ्रीक्वेंसी मैच। फ्रीक्वेंसी मैच। मैं जो पढ़ा रहा हूँ या टीचर जो पढ़ा रहा है, टीचर को नॉलेज है वो तभी पढ़ा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर 5 साल बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, क्या क्या हुआ? इसका मतलब कि मैं इस लाइन में हूँ ना, मेरे सामने बंदे गए ना, जब वो बंदे गए तो वो पढ़ के ही तो गए मेरे से। अगर मुझे निकलना होता पहले दिन निकलता ना, 5 साल थोड़ी बोलता आपसे या 7 साल थोड़ी बोलता आपसे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जो अब ये माइंड में ये लेके बैठे हो कि हम तो जज करेंगे, तो जज करना क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मैच। फ्रीक्वेंसी मैच क्या? मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो इस फ्रीक्वेंसी से जा रही है, आप जो समझ रहे हो ये है, तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? जब भी आप किसी टीचर को ये सोचते हो ना, जब भी किसी टीचर को ये सोचते हो कि इसके ये तो अजीब ही अलग ही पढ़ा रहा है, मेन क्या होता है,
उस टीचर की ईगो, उस टीचर की ईगो की फ्रीक्वेंसी को डाउन करना ही नहीं है यार। 100% इतना तो मैं श्योर कह सकता हूँ कि जो मेरी फ्रीक्वेंसीज है उससे शायद आपकी ऊपर नहीं होगी, ठीक है। इतना तो अभी मैं फिलहाल कह सकता हूँ, नहीं तो कोचिंग की जरूरत ही क्यों पड़ती है आप। फिलहाल तो मैं इतना बोल सकता हूँ। चलो मैंने माना कि रेयरेस्ट आपकी एक दो स्टूडेंट की मेरे से फ्रीक्वेंसी ऊपर भी है, वो उनको इतनी नॉलेज है, बट अगर मैं इनको अगर साइड कर दूं, ठीक है, मैं इनकी बात करता हूँ, अगर मैं इगोइस्टिक नेचर के साथ रहा या टीचर अगर इगोइस्टिक नेचर के साथ रहा तो क्या होगा, कभी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी। तो एक टीचर क्या होता है, जो अपनी फ्रीक्वेंसी को इससे भी नीचे लेके चले, ठीक है। बस यही मेरा कॉन्सेप्ट, क्योंकि हर चीज को क्या देखना होता है, लॉजिकल। हम इंजीनियर हैं और इंजीनियर का वे, जो थिंकिंग का वे है ना, वो ऐसे नहीं चलना चाहिए रोजमर्रा की लाइफ वाला, हमेशा कैसा चलना चाहिए, लॉजिकल। तो लॉजिकल क्या है अपना वे पढ़ाने का, कि आपकी फ्रीक्वेंसी से भी नीचे चलो। उससे क्या होगा कि आपको बूस्टअप होना मिलेगा और फिर बाद में धीरे धीरे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो मैं अपनी धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात बताऊं, मुझे अगर मैं आपको सीधा मैकेनिक्स पढ़ाना शुरू कर दूं, ठीक है, और उसमें फोर्स भी ना समझाऊं, ठीक है, उसमें मास भी ना समझाऊं, उसमें कुछ और ना समझाऊं, तो आप क्या सीधे फोर्स को समझ जाओगे, सीधे मैकेनिक्स को समझ जाओगे, नहीं। तो आज की जो फर्स्ट क्लास होती है मेरी, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की क्यों ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मटेरियल साइंस हो, चाहे कुछ भी सब्जेक्ट हो, हमेशा फर्स्ट क्लास में क्या होता है, आप उस चीज को समझते हो, आप उस चीज को समझते हो कि वो चीज क्या है। जैसे मटेरियल साइंस में क्या था कि एटम क्या थे, लॉजिकल चीजें क्या हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। अगर हम सोम पढ़ते हैं तो सोम में जो हमारे पास एक्चुअली इंटरनल इफेक्ट होते हैं वो क्या है। ऐसे ही मैकेनिक्स में सबसे पहले बताइए मास क्या होता है, मास क्या होता है। चलो मास छोड़ो, फोर्स बताओ, फोर्स क्या होता है। हाँ जी, गलत बात है, चीटिंग है ये तो, ठीक है। रुको, जो न्यू है पहले ऑब्वियस है कि मैं उनसे पूछना चाहूंगा, ठीक है, बाकी सबने तो ऑब्वियस पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। बताइए फोर्स क्या होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यार ऐसे अगर बैठेंगे तो गर्मी लग जाएगी, है ना, बट एसी चलाएंगे तो जुकाम हो जाएगा, ठीक है। घर जाके परेशान हो जाओगे आप सब, पक्का कह रहा हूँ। इस टाइम पर ना ये वाली चीजें प्रॉब्लम कर देंगी, अगर एसी चला दिया ना तो सबको ना घर जाके फिर जुकाम ही होना है और कुछ नहीं होगा। ये पसीना आ रखा है और एसी चलेगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। चलो ये चीजें भी करेंगे अभी। चलो फिलहाल अभी ये मुझे बताइए फोर्स क्या होता है, फोर्स प्लीज आप बताइए, फोर्स क्या है। कुछ भी आए थे जी, आप चलिए आप, फोर्स क्या है, फोर्स नहीं, ओके, फोर्स नहीं, फोर्स पुश और पुल, माइंड में यही आता है सबसे पहले, पुश और पुल, ओके। आप बताइए फोर्स, अप्लाइड एक्शन, ओके, फोर्स नहीं, okay. चलिए कुछ एक आंसर आया मुझे फोर्स का। फोर्स क्या है, पुश और पुल, ऐसा आपने बोला, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, जैसे आपने अभी एक ने बोला था कि अप्लाइड एक्शन, ठीक है, अप्लाइड एक्शन, अप्लाइड एक्शन, अप्लाइड कुछ कर रहे हैं हम उसके ऊपर ना, ठीक है। आपने बोला अमन जी यहाँ पर कि फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम। रियल में फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम। अब ये मोमेंटम क्या है, मैं तो अभी फोर्स को कुछ बोला ही नहीं, मैंने फोर्स की एक सिर्फ लाइन बोली जो आपने बोली कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये मोमेंटम क्या है, मोमेंटम। यार इतना तो मैं मान के चलूंगा कि यार आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो थोड़ी बहुत चीजें तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना। अब मैं आपको 1 2 3 पढ़ाना शुरू करूँ तो गड़बड़ हो जाएगा ना, 1 2 3 भी मैं पढ़ाऊंगा तो गड़बड़ होगा ना, कम से कम इतना तो मैं मान सकता हूँ कि थोड़ी थोड़ी चीजें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट यहाँ है ना, मैं उनसे भी इतना नीचे चलने की कोशिश करता हूँ। आज वो दिन है उठने का, अगर नहीं उठ पाओगे ना तो फिर आगे जब कल से हमारी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रिजोल्यूशन शुरू हो जाएंगे ना, तो फिर कहोगे कि सर ये हो क्या रहा है। तो इसलिए प्लीज कह रहा हूं कि अपने आप में जब तक कैपेबिलिटी नहीं प्रोड्यूस करोगे ना समझने की, तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। कोशिश करो जितना जितना बोल रहा हूँ उसको समझने की, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, मोमेंटम क्या है, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ तो बाद में आएगा, पहले मोमेंटम ही बता दो, मोमेंटम क्या है। मोमेंटम कभी 12th में पढ़ा होगा, कभी 10th में पढ़ा होगा, एक नाम हुआ करता था, मास इनटू वेलोसिटी, गुड। ये कुछ याद आ रहा है मोमेंटम, ठीक है। अच्छा मोमेंटम अगर ये है तो मास क्या है फिर, मोमेंटम में आपने मास इनटू वेलोसिटी बोला, तो मास इनटू वेलोसिटी में मास क्या है फिर, गुड। मास, मैं अभी फिलहाल न्यू से पूछना चाहूंगा कि कुछ तो आंसर मुझे मिले, मास, मास
मास क्या होता है आप, ठीक है, मास नहीं, सिंपली एक मास की तो बात कर रहा हूं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। हाँ 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 हाँ, तुझे तो हो गया। हाँ, आपका वेट क्या है? 61। आपका वेट क्या है? 65। आपका वेट 85। आपका वेट 48। वेट कुछ भी एग्जांपल बता दो। वेट 50। वेट 42। वेट 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 65। आपका हो गया है ना। चलो भाई आदित्य जी आप ही बता दो। वेट वेट हमें बोलना नहीं है। वेट बोलते नहीं, मुझे रियल वाले बताओ। मैं इंजीनियर हूँ यार, आप भी इंजीनियर हो, बताओ वेट। हाँ 65। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ना 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 डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है। मुझे अभी तक सही आंसर तो मिलने दो। विजय जी वेट वेट यार, एक्स वाई जेड कुछ भी तुलना नहीं है इस टाइम, जाके बस वेट बता दो। 50। एक सेकंड एक बार निकल गया है। अब वेट 64 kg। ओके पंकज जी वेट। ओके वेट वेट आपका 600 न्यूटन। चलो कम से कम एक आंसर मुझे, अभी आपने अपोन कर दिया वो गलती कर दी, एक आंसर मुझे कम से कम आप पूरी क्लास में से थोड़ा बहुत तो आइडिया आया। कैलकुलेशन की तो मुझे जानना ही नहीं था, उस पर मैंने क्या बोला कि आप एक्स वाई जेड कुछ भी बोल दो, मुझे मतलब था यूनिट से। आप सबके सब क्या बोल रहे थे वेट को? आपने आज तक यही पढ़ा है कि वेट हमारा केजी होता है। वेट केजी। अब मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर एबीसीडी मेरे से पूछोगे मास की यूनिट क्या होती है, तो ये पढ़ाने के लिए थोड़ी हो यार, इतना तो सोच के चलना पड़ेगा। ये फ्रीक्वेंसी तो आपकी होनी चाहिए कि भाई मास की यूनिट क्या होती है, कम से कम इतना तो पता होगा। इतना क्या होता है, मास की यूनिट क्या होती है। अगर टाइम को मैं मीटर कहूंगा तो क्या मैं गलत हूं या आप गलत हो? टाइम को अगर मैं मीटर कहूंगा तो आप गलत हो मैं गलत हूं? भाई इतना तो मैं मान के चलूंगा कि मतलब इतना तो होना चाहिए ना। इतना अगर मैं कहूं कि एक के बाद 3 आता है, तो ये चीज भी मैं एक्सपेक्ट करूं आपसे। एक के बाद तो 2 आता है ना, 1 के बाद 2 आता है, इतना तो मैं मान के चलूं। बस प्लीज इतना मुझे आपसे चाहिए, इतना मुझे आपसे चाहिए कि आपको ये चीजें पता हो कि भाई मास क्या है किलोग्राम, ठीक है, वेट क्या है। अब ये तो बताओ मुझे, मास और वेट को मैं समझाऊंगा, बट मुझे इतना तो पता होना चाहिए ना कि हाँ किलोग्राम क्या हुआ करता था। टाइम का सेकंड होता है ना कि मीटर, टाइम को किलोग्राम में नहीं नापा जाता, इतना तो पता है ना। बस इतना मुझे चाहिए आपसे, इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना सभी से। प्लीज इतना तो मैं कर सकता हूँ ना कि टाइम को कभी भी मीटर नहीं बोलते हो, ठीक है गुड। चलो क्योंकि यार अब डिप्लोमा में अगर हम ये वाली चीजें भी लेके चलेंगे तो फिर वो एक अलग ही यूनिट बन गई फिजिक्स की। वो फिर फिजिक्स की एक अलग से क्लास होगी, फिर मैकेनिक्स की क्लास नहीं होगी, फिर वो फिजिक्स की क्लास होगी। अगर मैं उन चीजों को बताता हूँ कि 7 जो यूनिट्स हैं वो ये होती है, ठीक है, वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आती रहेंगी। वो ऑब्वियस है कि मैं आपको लिखूंगा टाइम को सेकंड, तो वो आपको ऑब्वियस है पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना। तो उसकी बस मैं इतनी रिक्वायरमेंट की बात करूंगा, इससे ज्यादा की नहीं। मैं आपको ये भी रिक्वायरमेंट नहीं कहूंगा कि आपको मास पता है क्या, तो मास खुद समझाऊंगा, वेट खुद समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमारी कहानी कहाँ से शुरू होती है? मास से, ठीक है। मास बेसिकली क्या है कि भी किसी भी स्पेस में ऑक्यूपाइड, जो मेरे मैटर के कौन से वाले, अगर मैं मटेरियल साइंस से पूछता हूं कौन से वाले कंडीशन की बात करूं कि मैटर के कौन से वाले पार्ट की बात करूं, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से क्या है, कम। वेरी गुड। उससे कम पर यहाँ का क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं ये चीजें। ये जो एटम्स हैं वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं चीजें, इसको हम क्या बोलते हैं, मास। तो द आइडेंटिटी विच ऑक्यूपाई द स्पेस, ठीक है, दैट आइडेंटिटी इज कॉल्ड एज द एटम्स, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम इज कॉल्ड एज द मास। इतना तो क्लियर है ना, आप समझ में आ रही है, बातों को समझते रहना बस, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको लिखवाऊंगा नहीं ऑब्वियस। फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में आपको मैं उस लेवल पर लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ जितना मुझे कम से कम जरूरत है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी है बस। मास क्या है? मास है हमारा जो हम एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी के अंदर क्या मान के चले, ये आइडेंटिटी मैंने ले ली ऐसे अपनी इमेजिनेशन में मान के चलूंगा, भाई इंजीनियर हो आप,
मेरे से भी अच्छी है आपकी, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या है हमारे पास, एक स्पेस जो मैंने मान लिया, इसके अंदर अगर मेरे पास एटम ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो वो क्या है, आइडेंटिटी कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ही क्या हो गया हमारा एटम्स का, ये हो गया मेरा मास। तो आप जब मुझे देख रहे हो या आप अपने आप को सोच रहे हो तो आप क्या हो, एक कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स हो या नहीं, इतना तो मान के चलो, ठीक है। एटम्स को भी फिर से फर्दर डिवाइड कर देते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में, तो आप कहोगे तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन हो आप, ठीक है। अगर मुझे, मैं समझ के चलता हूं कि मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो कितना है, वो कितना है, कितने है इसमें, एक्चुअली इनफाइनाइट होंगे। आपको याद होगा ये वाला नंबर भी याद आ रहा है कुछ, ये नंबर कभी केमिस्ट्री में पढ़ा था, 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, और 21 और 21 23 6.023 इंटू 10⁻23, ये क्या था, एवोगाड्रो नंबर। क्या हुआ करता था ये, एक मोल के अंदर इतने सारे एटम, एक मोल के अंदर, और उसके कार्बन के हिसाब से हम एक मोल की और एक ग्राम की डेफिनेशन निकाला करते थे, याद होगा, 6C12 वाली, C12 वाली, कुछ तो याद आ रहा होगा केमिस्ट्री वाला वर्ड, है ना। तो ये जो है 10⁻23, अब आप सोचो, इनको काउंट जरा करो, अगर कार्बन के एटम एक मोल में इतने हैं तो उसका 1 ग्राम होता था मास, ठीक है। तो 1 ग्राम की डेफिनेशन वहीं से निकाली थी बेसिकली हमने, ठीक है, जो मास की डेफिनेशन थी ना, जो यूनिट थी ग्राम, वो वहीं से निकाली थी। बट आप कहोगे कि ये तो केमिस्ट्री नहीं है, मैं आपको बेसिक से लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है इतने एटम्स मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 मोल के अंदर होंगे, अगर मैं कार्बन का ही बनाऊं तो एग्जाम्पल के तौर पर इतने। तो ये टोटल जो है उसमें कितने एटम्स, बहुत सारे। ये नंबर ऑफ एटम्स है ना, ये नंबर ऑफ एटम्स है जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब मैंने स्पेस में ऑक्यूपाई कर रखा है ना अपने आप को, तो मेरा क्या होगा, ये जो बॉडी है ये क्या है मेरा मास, ये जो बॉडी है ये क्या है मेरा मास इन द यूनिट ऑफ ग्राम और किलोग्राम। ये कहां से आती है ग्राम और किलोग्राम की डेफिनेशन, ये आती है बेसिकली C12 की डेफिनेशन से, केमिकल डेफिनेशन है, ग्राम एंड किलोग्राम की केमिकल डेफिनेशन होती है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे किस पर जा रही है, स्पीड ऑफ लाइट पर। डेफिनेशन अब चेंज हो रही है, शायद आपको पता नहीं होगा, जब आपने 12th में पढ़ी होंगी ना डेफिनेशन, तब आपका टाइम 2018 से पहला होगा। उस टाइम पर ये वाली चीजें पढ़ते थे कि वहां पर लेबोरेटरी में रखा हुआ 1 मीटर का स्केल, याद आ रहा है ना कुछ, यूके में रखा हुआ एक लेबोरेटरी में 1 मीटर का स्केल, अब वो 1 मीटर की डेफिनेशन वो नहीं बची है, अब लाइट ऑफ स्पीड के ऊपर है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर 1 मीटर की डेफिनेशन है। तो प्लीज थोड़ा सा जब वो चेंज हो रहे हैं तो हमें भी अपने आप को क्या करना होगा, धीरे धीरे चेंज। तो वो डेफिनेशन आपकी ऑब्वियस है कि आपके जेई में वो डेफिनेशन नहीं आने वाली जो अब अपडेटेड हो रही है, ठीक है। तो ऐसा ही मैं कुछ यहाँ पर समझा रहा हूँ कि ये जो आपके पास ग्राम है या किलोग्राम है वो क्या है, एटम्स है, ठीक है। उन एटम्स को हमने क्या बोल दिया, अगर यूनिट वाइज ग्राम बोल दिया तो उसे मास बोल देते, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये हो आप, ठीक है, ये हो आप, यहाँ पर कहां पर हो भाई, अर्थ पर हो ना, अर्थ पर हो आप, ठीक है। वेट क्या होता है, पहले वेट को तो समझो, फिर पूरी मैकेनिक्स में वेट आता रहेगा आगे। और आपको वेट ही नहीं समझ में आ रखा है तो फिर मैकेनिक्स में जब मैं वेट बोल दूंगा कि ये 60 न्यूटन लग रहा है तो कहाँ सोचोगे रे, ये चीज तो समझनी पड़ेगी ना पहले, ठीक है। तो वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसे अगर थोड़ा सा करेक्ट करें तो मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ऐसे तो बोलते हैं। इसे क्या बोल देते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को, जी, जी की वैल्यू क्या होती है 81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आप कहोगे सर क्या फिर से रटाने वाली चीजें करने पे लग रहे हो, ठीक है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये है, ये इस पर फोर्स लग रहा है, ये ऐसे फोर्स थोड़ी है भाई, इसको फील करो, फील करो ये फोर्स है क्या। आपने कहा ना पुल और पुश, है ना, अभी फिर सिर्फ और पुल और पुश के हिसाब से लेके चल रहा हूँ, अभी तो मैंने एमवी का हिसाब भी नहीं समझाया आपको ठीक से, ठीक है। अभी तो पहले मास ही समझा रहा हूँ, मास के साथ में वेट समझा रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको फोर्स की एक्चुअल डेफिनेशन समझाऊंगा कि पहले एमवी समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी मास से समझ रहे हैं चीजों को, अब जरा लेके चलो। मास जो यहाँ पर है आपने मान लिया इसका, आपने एक यूनिट वाइज इसका मास निकाल लिया कितना, 60 किलोग्राम। मैंने कहा ना कि आप एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर लोगे एक मोल के हिसाब से, आप क्या कर दोगे उसको किलोग्राम में ग्राम में बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, केमिकल फॉर्मूला आता है, केमिकल के हिसाब से ये चीज बन के आ जाएगी मेरे ऊपर, ठीक है। मैं केमिकली कुछ ना कुछ तो होऊंगा, ठीक है, ये केमिकली कुछ ना कुछ तो है, किसी ना किसी मटेरियल का तो बना हुआ है, उसके हिसाब से इसके डायमेंशन निकाल के, वॉल्यूम निकाल के, और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके एटम्स के हिसाब से ग्राम और किलोग्राम में मास आ जाएगा। तो आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये कुछ ना कुछ 60 किलोग्राम इसका मास है ना, इसने ऑक्यूपाई कर रखा है मटेरियल ने अपने आप को। बात क्लियर है यहाँ तक, ये जो 60 किलोग्राम है, ठीक है,
अब एक बात सोचिएगा, अगर ये है स्पेस में, कहोगे पहली क्लास में स्पेस ले गए, स्पेस में पहुंच जाओ आप, आसपास में क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है, आसपास में कुछ भी नहीं, आप वहीं पर रहोगे या नहीं? थोड़ा फील करना मेरी बात को, आप वहीं पर रहोगे या नहीं? वहीं पर रहोगे? स्पेस में कुछ नहीं है आसपास में, एकदम खाली जगह पर बैठे हो आप, कुछ मूवीज वगैरह देखते हो, हॉलीवुड मूवीज देखते हो, अवेंजर्स वगैरह देखी है, ठीक है, तो बस थोड़ा सा अपने माइंड में वो चीजें लेके चलो, आप स्पेस में हो, आसपास में कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, आप वहीं पर रुके रहोगे, है ना, समझ रहे हो, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, आपको उठा के और ग्रेविटी के, सॉरी, आपको उठा के अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाकर रख देता हूँ। इमेजिनेशन हो गई, मैंने उठाया आपको, वहां से उठा के मैंने कहाँ रख दिया, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में, ठीक है, आप कहाँ हो, अर्थ थियरी, आपको मैंने यहाँ पर, कहाँ पर, ऊपर, ऊपर रख के छोड़ दिया। अब आप सोचो जरा, आप इसके ऊपर नहीं हो, छत के ऊपर की बात नहीं कर रहा, और ऊपर आसमान में, है ना, मैंने वहां पर रख के और छोड़ दिया। क्या हो रहा है, आप क्या जैसे स्पेस में रुके हुए थे, क्या आप अभी भी ऐसे रुके हुए हो? नहीं, तो फिर ऐसा क्यों हो कि आप अभी रुके हुए नहीं हो? ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी क्या हो रही है? अर्थ की वेट के कारण, ओके, अभी तो हम वेट को ही समझ रहे हैं, अर्थ की वेट के कारण, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, हम तो वेट ही नहीं समझ रहे फिर तो, ठीक है, सही सही सही, अब सही जा रहे हो। देखो जैसे हमारे पास हम जो फोर्स की बात करते हैं, जैसे कि ये है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल होती हैं चीजें, वायर्स, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स आपको महसूस होता है या नहीं होता है, जब किसी चीज को छूते हो तो लगता है ना कुछ, ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही होता है, जो मेरी अर्थ है ना, उसका है एक कोर, जो अर्थ है, ग्रेविटी को पहले समझो तो सही, ग्रेविटी होती कहां से, आती कहां से, ग्रेविटी का क्या है, एक कोर, कोर कहां पर है भाई, ये रहा है। मैं ऐसा क्यों समझा रहा हूँ रे, मैं ऐसा क्यों समझा रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल लूं, एक छोटा सा एग्जांपल, आप कहोगे सर इतना ज्यादा समझाने की जरूरत क्या है, अरे समझाने की इसलिए जरूरत है रे, समझो जरा इस चीज को। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम पता है किसी को, पता है, यहाँ मैंने एक चीज बोली है ना, कि एक स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो इस फ्रीक्वेंसी से चल रहा होगा, वो ये कहेगा कि क्या समझाने पे लग रहे हो सर, इतना क्यों समझाना, हमें जरूरत ही नहीं है, ये वो सब चीजें, ठीक है, तो मैं उनसे ही जनरली ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मुझे नहीं पता ये कौन ऐसा सोच रहा है, ये इसका मुझे एफबीडी बना दो, अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो उसके माइंड में एफबीडी भी चल रहे होंगे भाई, मैं तो ये मान के चलूंगा ना कि हर बंदा यहाँ पर इंटेलिजेंट है, अगर मैं ये चीज सोचूं कि भाई फ्रीक्वेंसी मेरे से ऊपर है उस बंदे की, तो जरा एक बात बताओ, मैं इसको एफबीडी मान के चल रहा हूँ, ठीक है, इस बॉडी का मास कितना है, 60 किलोग्राम, इस बॉडी का ये बॉडी मैंने किस पे लाके रख दी, एक सरफेस पर, ये चीजें मैं क्यों लेके चल रहा हूँ, ये चीजें मैं क्यों लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपकी ईएम में बहुत आते हैं, फ्रिक्शन में भी आते हैं, ठीक है, मोशन में भी आएंगे, क्योंकि इस सिलेबस में आपका डायनामिक मोशन है, वेजिंग एक्शन में भी आएंगे, जब आपको यही नहीं समझ में आएगा तो फिर ये चीजें कहाँ से कर लोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं क्यों समझा रहा हूँ ये चीजें। तो अभी एक बात बताओ, अगर इसका 60 किलोग्राम है और ये एक सरफेस पर रखा हुआ है, सरफेस पर, तो इस बॉडी का, तो ये वन बॉडी है, ये वाली वन बॉडी, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, कैसे बनेगा, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, कैसे बनेगा, बनाना जरा जल्दी से, इतना बहुत आता होगा ना, ठीक है, बनाओ बनाओ बनाओ, कोशिश तो करो, ठीक है, जो ये कह रहे हैं ना फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, वो अच्छी बात है, मतलब मैं उनके साथ में चल रहा हूँ, बट जो ये सोच रहे हैं कि हाँ यार सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज एक बार एफबीडी बना दो, माइंड मत करो इस चीज को, प्लीज माइंड मत करो, एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाओ, फिर मुझे ऐसा लगेगा कि यार ये वाला क्वेश्चन मैंने किसी के लिए दिया ही नहीं, कोई तो होगा जो एफबीडी बनाएगा, ठीक है, अब ऑब्वियस है कि आप सबसे नहीं मैं वो बोलूंगा, बट जो न्यू है मैं कम से कम उनसे मैच तो हो जाऊं पहले, एफबीडी कुछ तो माइंड में चल रहा होगा, नहीं, फिलहाल नहीं है, इसका मतलब कोई ऐसा नहीं सोच रहा ना कि ये चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं, जो मैं ये चीजें लेके चल रहा हूँ ये चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई तो नहीं सोच रहा कि मैं अर्थ की कोर क्यों ले गया, ठीक है, इतनी बात मान के चलोगे, ठीक है, इतनी बात मान लो है, तो ये जो कोर है, इस कोर को पहले समझना बहुत जरूरी है, अगर कोर नहीं समझोगे तो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन को क्या है, रटोगे, रटना है तो ठीक है मैं रटवा दूंगा फिर उस हिसाब से, तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, पेशेंस रखोगे चीजें समझ में आ जाएंगी, हमेशा क्या चीज है, एक कोर होती है जो उस प्लैनेट की स्टार्टिंग में बनी, उसने क्या लगाना शुरू किया, मैग्नेटिक फील्ड, उसने अपने चारों तरफ क्या निकाल दी, मैग्नेटिक फील्ड, उसी मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस हो रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड, अब ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या कर रही हैं, जो भी मटेरियल होता है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, समझ रहे हो, कोर में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड,
ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, बस मैग्नेटिक फील्ड तो नाम याद आ रहा है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रही है, वो यहां से ऐसे अर्थ में निकल रही है ऐसे करके। इनकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड्स। और जो ग्रेविटेशनल फील्ड्स हैं वो क्या कर रही हैं, जो ये इसका एक कोर हो गया ना, कोर का एक मास, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड। वो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या कर रही है, आसपास के मटेरियल जो भी उस फील्ड में आ रहे हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जैसे मैग्नेट भी करती है ना, चुंबक भी, ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल भी करती है, ठीक है। ऐसे ही क्या हो गया, ये जो मास की वजह से जो हो रहा है अट्रैक्शन, इसमें मास है और इसमें मास है, तो वो जो अट्रैक्शन है उसके बेसिस पर देखना, आपको मैंने धरती से ऊपर छोड़ दिया तो आप किधर की ओर आने शुरू हुए, किधर की ओर आने शुरू हुए, बस यही सोचना है, किसकी तरफ, कोर की तरफ। तो यही गलती कर जाते हो आप, ये सोचते हो कि मैं इस पर आ रहा हूं, मैं इस पर नहीं आ रहा हूं, है ना, मैं किसकी तरफ जा रहा हूं, हमेशा कोर की तरफ। बात मेरी समझ में आ रही है। धरती है, नीचे सड़क जहां पर है, सड़क जहां है वो है धरती, ठीक है। आप कौन से वाले फ्लोर पर बैठे हो, सेकंड फ्लोर पर मान लेते हैं, सेकंड फ्लोर पर आप हो, है ना। सोचना अब इस चीज को जरा, मैं जो इतना समझा रहा था उसका आउटकम क्या निकल के आ रहा है, देखो ध्यान से समझना। ये जो चीज है ये थी कोर, ये हो गई धरती, जिसे हम ये सरफेस, सॉलिड सरफेस बोलते हैं। ये हो गई आपकी सॉलिड सरफेस जिस पर ये सड़क बनी हुई है, देहरादून येरा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये है वो सरफेस, इस पर हमारा जो ईएस की बिल्डिंग है वो कहां पर है भाई, वो है ये यहाँ पर। आपको मैंने कहां से छोड़ा, यहाँ से, समझ रहे हो, यहाँ पर मैं था आपके साथ, फिर मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, धोखा दे दिया, छोड़ दिया, ठीक है, ठीक, समझ रहे हो। जैसे ही मैंने छोड़ा, कहां पर आओगे आप, कौन खींच रहा है आपको, ये नहीं, कौन खींच रहा है, यहाँ पूरी धरती पर सबसे ज्यादा जो इफेक्ट डाल रहा है वो कोर डाल रहा है, ना कि ये वाला मास। समझ रहे हो, मास तो इसका भी है, आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, पढ़ा है ना कभी, कभी 12th में या 10th में कभी पढ़ा होगा, है ना, कि एक बॉडी में मास है, दूसरी बॉडी में मास है, हमेशा अट्रैक्ट करेगी। तो एक बात बताओ, जब मैं ऊपर से गिर रहा था और जो यहाँ पर एक छोटा सा पत्थर होगा वो मेरी तरफ क्यों नहीं उठ रहा, क्योंकि मेरा मास उससे तो ज्यादा है, पत्थर, छोटा सा पत्थर उससे तो ज्यादा है ना, मैं ऊपर हूँ, ऊपर से मैं नीचे गिर रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो। मेरी तरफ भी तो ये एक छोटा सा पत्थर आना चाहिए ना, पत्थर कहीं पकड़ा थोड़ी हुआ है आपने, एक बस एक कंकड़ छोटा सा यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या, छत पर डाल दो उसे, छत पर एक छोटा सा कंकड़ पड़ा हुआ है, तो फिर फिजिक्स ऐसे चलनी चाहिए ना कि वो मेरी तरफ को उड़ना चाहिए, इधर की तरफ की, मेरा मास उससे ज्यादा है, बस इसीलिए मैं कोर समझा रहा हूँ। नहीं तो मुझे कोर की क्या पड़ी हुई है, समझ रहे हो मेरी बात को। आप रहते हो धरती पे, और धरती पे सबसे ज्यादा ग्रेविटेशन फील्ड कौन लगा रहा है, कोर, और इसी वजह से हर चीज किधर की तरफ जा रही है, कोर की तरफ। बात क्लियर हो रही है, ठीक है, हमेशा कोर की तरफ जाना है। जैसे ही ये मटेरियल, ये बॉडी इस पर आई, मैंने यहाँ पर क्या लगा दी, एक एक्सटर्नल सरफेस, कोर जाना था, एक्सटर्नल सरफेस आ गई। अब एक बात बताइएगा, ये मेरी बॉडी है, मैं हूं ये, मैं हूं ये बॉडी है, इसको मैंने बॉडी मान लिया, बॉडी मान लिया। इस पर एफबीडी क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ एफबीडी के बारे में बताऊंगा, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। फ्री बॉडी डायग्राम जब किसी बॉडी का बनता है, ठीक है, किसी को हिंदी में प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है ना, गुड। फ्री बॉडी डायग्राम में जब बॉडी का एफबीडी बनता है तो उस पर लगने वाले फोर्सेस को शो करना होता है। मैंने जो बोला समझ में आया नहीं है, किसी एक बॉडी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो उस पर लगने वाले फोर्सेस को शो करना होता है। समझ में आया कुछ, इस पर लगने वाले। तो एक बात बताइए, आप है धरती के ऊपर, उसकी ग्रेविटेशनल रेंज में, मैंने इस पेन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, पेन का कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। मान लीजिए, इमेजिनेशन करो कि ये हवा में लटका हुआ है ना, हवा में लटका हुआ है। आप बताइए इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा। मान लीजिए मैंने आपको वहां पर पकड़ा हुआ था ना, वहां से छोड़ दिया बस ऐसे ही, तो ये हवा में लटका हुआ है अभी, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम इसका कैसा होगा, अभी हवा में लटका हुआ तब। नीचे की तरफ फोर्स क्यों लगा रहे, लटका हुआ है, यही 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 जिन्होंने अभी वेट बोला ना, वेट की वजह से यही गड़बड़ हो जाता है बस। इस वेट को अब वेट बोलना छोड़ दो, ये वेट वेट नहीं है, ये वेट क्या है, ये वेट वो पर्टिकुलर फोर्स है जो कि आप पर ये जो कोर है वो लगा रही है, ठीक है। आप पता है क्या बोलते हो, आगे आगे मैं एक सेंटेंस और भी जानता हूं, आप तो यही बोलोगे, आप
आप क्या कहोगे कि सर जब मैं, अब एक बात बताना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ जरा इस वाले कॉम्बिनेशन का। मैंने वहां पर उस क्वेश्चन को भी पॉज कर दिया, मैंने यहाँ क्या किया, एक सरफेस ऐसे बना दिया, ठीक है, ये सरफेस बन गया, इसका जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इसका इसका मास कितना है, 60 किलोग्राम। जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना इस बॉडी का, इस बॉडी का। ये क्या है, सरफेस पर लाके रख दी, ये यहाँ पर एक बड़ा सा पैकेट लाके ऐसे रख दिया। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इस येलो कलर वाली बॉडी का, क्या बनेगा बोलो। इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा? एक तो एक इसका खुद का वेट, बोलते हैं ना ऐसे, खुद का वेट। मैं यही आपसे वर्डिंग चाह रहा था कि आप इनकी वर्डिंग को समझो और फिर समझो उस एक्चुअल मीनिंग को कि क्या आप वर्डिंग गलत बोल रहे हो या सही बोल रहे हो। आपने भी क्या बोला, इसका एक खुद का वेट। ऐसे तो बोलते हैं खुद का वेट है कि नहीं, ये पहले ये बताओ, खुद का वेट कितना लग रहा है, 600 न्यूटन, मतलब 60 गुना 10 कर दिया मैंने, 10 न्यूटन पर किलोग्राम पर, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी को मान लिया 9.8 होता है, 10 मान लिया 600 न्यूटन। अभी आप ये भी बोलोगे कि जी क्या है, जी अभी बताऊंगा आराम से, टेंशन मत लो। ये है 600 न्यूटन का खुद का वेट इस बॉडी पर नीचे की तरफ लग रहा है। ऐसे बोलते हो या मैं इसे कुछ रेक्टिफाई करूं, पहले ये क्लियर करो, ठीक है। आज तक वेट को, चाहे आपसे मैं छठी क्लास से पूछूं और 12th क्या डिप्लोमा तक भी, आप सिर्फ और सिर्फ यही वर्डिंग यूज कर रहे थे। कौन सी वर्डिंग? कि इसका खुद का वेट इसके एफबीडी में नीचे लगता है, बोलते थे या नहीं? इसका खुद का वेट इसके एफबीडी में। ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा पास करके बैठे हो एफबीडी नहीं जानते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे सिविल हो चाहे मैकेनिकल हो। डिप्लोमा पास हो ना सब, 12th पास तो नहीं हो। एफबीडी तो 12th में ही पढ़ लेते हो। एफबीडी आपने 12th क्या डिप्लोमा में बना रखी है और पूरे सब्जेक्ट्स में बनाई है, सिर्फ ईएम में नहीं होती है, हर सब्जेक्ट में होती है एफबीडी। सोम भी पास करके बैठे हो, एफएम भी पास करके बैठे हो, ठीक है, उधर स्ट्रक्चर पास करके बैठे हो सिविल वाले। तो जो हमारे पास ये है ना एफबीडी, ये आपके खून में बसी होती है, ठीक है। अगर यही में आपने एक चीज इतनी ब्लंडर कर रखी थी, क्या बोल रहे थे, इसका एफबीडी पर इसका खुद का वेट लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि बॉडी के द्वारा लगाया गया वेट, बॉडी के द्वारा लगाया गया फोर्स आप इस पर रिप्रेजेंट कर रहे हो। मैंने ऐसे तो एफबीडी अभी नहीं बोला, मैंने एफबीडी में क्या बोला कि बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस दिखाने होते, बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस दिखाने होते हैं। आज तक आपने फिर वेट क्यों दिखाया है इस बॉडी का, जब आप ये बोल रहे हो कि इसका खुद का है? ये तो फिर ये हो गया ना बॉडी लगा रही है भाई। अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि इसका वेट जो होता है नीचे की तरफ लगा रही होती है बॉडी, इसका मतलब ये एफबीडी में आएगा ही नहीं इसकी। मेरी बात को समझ भी रहे हो या नहीं? या और थोड़ा सा डाउन हो जाऊं, थोड़ा सा सुनो। जो थोड़े से मुझे चेहरे सही से नहीं लग रहे हैं, मतलब चेहरे इन द सेंस कि एक होती है स्माइल खुद भी आ जाती है, ठीक है, ठीक है। और अगर कोई न्यूट्रली चेहरा है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि एक पता नहीं कौन सी मूवी है वो, मैं हूँ रक्षक, वो लकी द रेसर, ठीक है, उसमें देखा है वो, ठीक है, शायद किसी ने देखी होगी। बिल्कुल न्यूट्रल फेस, न्यूट्रल चेहरा, बस ऐसा हो जाता है, किसी किसी स्टूडेंट का रहता है ऐसा, ठीक है। तो प्लीज अगर ऐसा है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, बट हाँ अगर स्माइल आ जाती है वो खुद ब खुद आ जाती है, अगर समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो बॉडी है इसका खुद का वेट लगेगा, तो ये बॉडी पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप नहीं बोल सकते इसे, कि फ्री बॉडी डायग्राम वो होता है जब इस पर जितने फोर्स लग रहे हैं वो दिखाया जाए। तो वेट हमेशा क्या होता है, वेट इसका खुद का नहीं होता कुछ भी, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो आज तक आप सोचते हुए चल रहे हो। आप ये सोचते हो कि वेट खुद का होता है, कभी नहीं होता रे, समझ रहे हो? वेट कुछ है ही नहीं। वेट क्या होता है? वेट होता है सिर्फ और सिर्फ वो आइडेंटिटी, वो मैग्नीट्यूड जो कि आप पर, जिस प्लैनेट पर आप बैठे हो वो आपको खींच रहा है अपनी तरफ, दैट इज द वेट। वेट कुछ नहीं होता इसके अलावा, वेट कभी खुद का नहीं होता, ठीक है। वेट क्या होता है? वेट होता है जितना ये कोर आपकी तरफ फोर्स लगा रहा है, आपको अपनी तरफ खींच रहा है। ये हमेशा वही कहते हैं ना कि चीजें दिखती नहीं है, जैसे बोर्ड दिखते नहीं है, तो ऐसे चीजें दिखती नहीं, यहाँ पर ये दिखता नहीं है आपको, बट ये है। क्यों है? क्योंकि कोर आपको हमेशा अपनी तरफ खींच रही है। आप इसके ऊपर आके बैठ गए, ये इसकी छत के ऊपर आके बैठ गए, तो आपको क्या है, कोर अभी भी खींच रही है अपनी तरफ, या हमें
हमें कोर क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, तो हमारा वेट अभी भी किधर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर। ये हमने भी बोला अभी, ये मैंने भी बोला कि हमारा वेट नीचे की तरफ लग रहा है, बट ये एक्चुअली वेट क्या है, वेट है वो फोर्स जो मेरे ऊपर लग रही है, मेरे ऊपर लग रही है, किसकी वजह से, कोर की वजह से। तो इसीलिए ये एफपीडी में दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी इसके ऊपर लगने वाला फोर्स है, ना कि इसके द्वारा लगने वाला। द्वारा समझते हो ना हिंदी में, ठीक है, कि इसकी वजह से नहीं लगता फोर्स, ये क्या होता है, इस पर लगता है। तो इस पर कितना लग रहा है, 600 न्यूटन, किसकी वजह से, कोर की वजह से। बात क्लियर हो रही है, समझ में आया इतना? ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये जो प्लैनेट ही है, इसे ही स्ट्रैप करके और मून ले आओ नीचे, है ना, हम किसके ऊपर हैं, मून के ऊपर हैं। अब जरा सोचो, वेट क्या सोच रहे थे आज तक, और अब सोचो अगर आप वेट सोच रहे थे खुद का, अगर वेट सोच रहे थे खुद का, तो अभी भी वेट कांस्टेंट मानो फिर, है ना, बट वेट तो खुद का था ही नहीं। वेट क्या था रियल में, वेट वो था जो मेरे मास पर नीचे वाली कोर जो है, जो मुझे खींच रही है, वो था एक्चुअल में वेट। अब बताइए, जो कोर, जो ये आपका मून होता है ना, मून का जो एक्सपेरिमेंटली जो जी होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो होता है GY6। अपनी नॉर्मल वाले का 10 की जगह वहां पर क्या आती है वैल्यू, 10/6, ठीक है, 10/6। तो 10/6 के हिसाब से वो खींचता है। तो अब बताइएगा, मेरा मास कांस्टेंट है मून पर या मेरा वेट कांस्टेंट है, पहले तो ये आंसर दो मुझे। अभी कुछ और मत सोचो, पहले मास के बारे में बताओ, मास कांस्टेंट है मून पर या वेट? पहले मास के बारे में। मास क्यों? क्योंकि मेरे जितने भी मॉलिक्यूल हैं, क्या मैंने निकाल दिए मून पर जाते हुए? नहीं ना, मैं तो वही हूं ना, मेरे मॉलिक्यूल्स तो वे के वही ना, ऐसे तो नहीं हाथ काट के और चला गया मून पर, नहीं। इसका मतलब मास मेरा क्या है, फिक्स, ठीक है, तो मास कांस्टेंट मून पर भी है। जबकि वेट क्या है, वेट है मेरे ऊपर लगाया गया कोर की वजह से फोर्स, मेरे ऊपर लगाया गया, तभी तो मैं एफबीडी बना। तो उसके सेंस में क्या होगा कि ये जो 600 न्यूटन मेरा यहां आ रहा है, वो क्या होगा, 600/6। वहां पर क्या होगा, 600/6, क्योंकि वहां पर GY6 होता है मून पर। तो ऑब्वियस है वेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, जितना कोर। क्यों है ऐसा भाई, ऐसा वहां पर क्यों? क्योंकि मून हमसे क्या है, धरती से, बहुत बढ़िया, मून हमसे धरती से कितना है, जब वो धरती से टूटा ना, सन से हम छोटे हैं, हमसे क्या है, मून छोटा। मून जब बना, थोड़ा थोड़ा थ्योरी याद होगी ना, मून भी अर्थ से निकला हुआ है, सुना होगा कभी, ठीक है। तो मून अर्थ से अगर निकला है, तो ये मून का छोटा पार्ट है। वो कितना छोटा है, वो 1/6 है। इस वजह से वहां की ग्रेविटेशन पुल भी क्या है, 1/6 है, ठीक है, क्योंकि उसका मास भी हमसे 1/6 है। किससे, अर्थ के, अर्थ से, ठीक है। बात क्लियर हो रही है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ये चीज दिखा रहा हूँ इस सरफेस पर, तो एक तो लगा 600 न्यूटन, जो इसके ऊपर, एफबीडी समझ रहे हो थोड़ी थोड़ी, जो इसके ऊपर लग रहा है कोर की वजह से। और एक और चीज लग रही है, अभी किसने बोला भी था, एक और चीज लग रही है इसको। अगर ये 600 न्यूटन से लग, सिर्फ और सिर्फ 600 न्यूटन लगा दूंगा, तो इस बॉडी पर जरा सोचना है किधर की ओर भाग रही है, नीचे की ओर। जबकि ये चीज तो इस पर रुकी हुई है। अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, मैं हूं, मैं नीचे की तरफ भागना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि कोर मुझे खींच रही है। जबकि मैं किसके ऊपर खड़ा हूं, इस सरफेस के ऊपर। इसका मतलब सरफेस ने क्या कर रखा है, मेरे नेट इक्विलिब्रियम है या नहीं है, सोच के देखो। नेट इक्विलिब्रियम है, आप नीचे की तरफ तो नहीं गिर रहे हो ना, आप तो मेरे सामने ऐसे के ऐसे बैठे हो। इसका मतलब क्या हो रहा है, कोई एक ऐसी चीज है जो कि आपके 600 न्यूटन को, अगर 60 किलोग्राम मेरा वेट है, तो मेरा मास है, तो 600 न्यूटन के बेसिस पर जो मेरा फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, उसका कोई अपोजिशन कर रहा है, और वो भी किसके ऊपर लग रहा है, मेरे ही ऊपर। अगर वो मैं लगा रहा हूं तो गड़बड़ कर रहा हूं, फिर वो फ्री बॉडी डायग्राम नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, मेरे ऊपर ही लग रहा है। एक तो कोर की वजह से फोर्स, और एक किसकी वजह से, इस सरफेस की वजह से फोर्स। सरफेस ने क्या किया मुझ पर, अपोजिट फोर्स लगाया, तभी तो मैं यहाँ रुक रहा हूँ, तभी तो मैं यहाँ रुक रहा हूँ। सरफेस को कैसा मान के चलोगे, फिक्स, कैसा, इनफाइनाइट कैपेसिटी का, कि ये कभी टूटेगा ही नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात, रियल में तो टूटेगा, ठीक है, बट कैसा मान के चलते हैं जब भी स्टडी करते हैं कि ये बहुत कैपेसिटी का, इनफाइनाइट कैपेसिटी है, कभी टूटेगा ही। इस पर मैं कितना ही फोर्स लगा दूं, चाहे इनफाइनाइट फोर्स क्यों ना लगा लूं, ये टाइल्स नहीं टूटेंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं थ्योरेटिकल बात, ठीक है। इन्हीं चीजों को जब रियल में लेके चलते हैं ना, तो फिर वो हमारी क्या बन जाती है, डिजाइन, ठीक है, वो बन जाती है डिजाइन, जो कि सिविल वाले करते हैं कि यार बीम की डिजाइन करो, कितना लोड ये झेल पाए। समझ रहे हो ना मेरी बात को, ठीक है। तो ये जो चीज है, अगर मैं इसका फुल फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ इस येलो कलर वाली बॉडी का, तो क्या बन के आएगा, 600 न्यूटन नीचे की तरफ कोर की वजह से लगने वाला, और इसी 60 किलोग्राम वाली येलो वाली बॉडी पर इसकी वजह से लगने वाला रिएक्शन कैसा लगेगा, ऊपर की तरफ। दिस इज द रिएक्शन। अब बॉडी किस में आएगी, इक्विलिब्रियम में, क्योंकि आपकी तरफ से साफ दिख रही है कि इक्विलिब्रियम में बैठी है, तो आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पुरानी नॉलेज के हिसाब से
600 पुरानी नॉलेज, अगर किसी को है तो ठीक है, नहीं है तो टेंशन मत लो, ठीक है। जो भूल चुके हैं वो टेंशन बिल्कुल मत लो। R = 600 न्यूटन आएगी, कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है, पुरानी नॉलेज से, ठीक है, नहीं तो पूरा समझाऊंगा। दिस इज द समेशन Fy, दिस इज द समेशन Fy, वो चीजें आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा है कि जो चीजें हम सोचते हैं ना उनसे भी चीजें थोड़ी थोड़ी डिफर करती हैं। मैं आपको आज सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेके चल रहा हूँ। तो मास समझ में आ गया, वेट समझ में आ गया, ठीक है, गुड। उसके बाद हमारी छोटी सी चीजें क्या होती है, मोमेंटम। मोमेंटम, पहले ये चीजें कम से कम क्लियर तो हो जाएं, उसके बाद ही तो सिलेबस की तरफ भागेंगे ना आगे, ठीक है। तो आज तो कम से कम आपकी बेसिक क्लास ही रहने वाली है ये। आप सबको मैं उस जगह लेके आने की कोशिश करूंगा, और जिनको ये चीजें आती थी उनको भी थोड़ा सा एड ऑन ही करवाऊंगा, ठीक है। चलो, मोमेंटम क्या होता है भाई, आपने बोला mv, मोमेंटम ये क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अगर ये एक बॉडी है मार्कर, और ये एक बड़ी सी बॉडी है, मान लीजिए एक पहिया बड़ा सा, ठीक है, या फिर एक काम करो, एक फुटबॉल सॉलिड वाली, अंदर से सॉलिड, ठीक है, फुटबॉल है होलो नहीं सॉलिड, और एक है मेरे पास ये छोटा सा मार्कर। तो ये हो गई आपकी सॉलिड बॉल बड़ी सी, और ये हो गया मार्कर, ठीक है। आपने इसको भी सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट रखते हुए सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी समझते हो ना, ठीक है, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है, कितने जल्दी से वो भाग रही है। भाई स्कूटी बाइक सभी चलाते हो ना, वेलोसिटी तो इतना जानते हो फिजिकली, है ना। तो डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं इस वेलोसिटी से इसको और इसको दोनों को सेम वेलोसिटी से जा रही हैं, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रही हैं, तो अगर दोनों सेम वेलोसिटी जाती है तो किसका मोमेंटम ज्यादा। वेलोसिटी दोनों की सेम है, एक हाथ में फुटबॉल मान के चलो अपने इमेजिनेशन में, एक में यहाँ पर ये, ठीक है, और मुझे बिल्कुल फ्री मान के चलो, ठीक है, नहीं तो फिर सोचोगे फ्रिक्शन लग रहा मेरे पे। तो यहाँ पर क्या करोगे, सेम वेलोसिटी से लेके जा रहा हूँ, किसका मोमेंटम ज्यादा, किसका मोमेंटम ज्यादा, दोनों सेम वेलोसिटी से भाग रही हैं, किसका, जिसका मास ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, ठीक है। बट प्लीज यही चीज अपने माइंड में फिक्स मत कर देना, मोमेंटम में जनरली यही चीज माइंड में फिक्स हो जाती है, ठीक है। मैंने इसीलिए वो एग्जांपल लिया, जिनको मोमेंटम थोड़ा बहुत आता भी होगा ना, तो सोच के चल रहे होंगे, वो हमेशा यही सोच के चलेंगे कि जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है उसका मोमेंटम ज्यादा होता है, ठीक है। बट नहीं, मोमेंटम हमेशा दो चीजों पर डिपेंड करता है, m इंटू वी। यहाँ मैंने कौन सी कंडीशन ली है, वेलोसिटी सेम। अगर मैंने इस बॉडी का, कौन सी वाली बॉडी का, इस बॉडी का, अगर वेलोसिटी मैंने ऐसे कर दिया कितना 10v के आसपास, मतलब बहुत बड़ा वेलोसिटी ले गया, मतलब इस मार्कर को मैं बहुत तेजी के साथ में वेलोसिटी दे रहा हूं, जबकि इस स्टील बॉल को मैंने वेलोसिटी दे रखी है कम, तो मोमेंटम किसका ज्यादा, किसका ज्यादा, जिसमें मास ज्यादा, ठीक है, जिसकी ज्यादा वेलोसिटी, ठीक है। हमेशा क्या देखा जाएगा, प्रोडक्ट, हमेशा क्या देखते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मेरा प्रोडक्ट m इंटू वी का उस पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए ज्यादा आ गया एज कंपेयर टू दूसरी बॉडी, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। थोड़ा समझ रहे हो ना मेरी बात को, मोमेंटम क्या है, m इंटू वी। मास किसी की बॉडी का कुछ होगा और उसकी वेलोसिटी के साथ में एक मोमेंटम वाली आइडेंटिटी आती है। तो अगर मैं हूं, मैं मोमेंटम की बात करूं तो क्या है, मेरा मास एक फिक्स है और मैं क्या कर रहा हूं, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा हूं, तो ये क्या था मेरा मोमेंटम। बात मेरी समझना अब जरा, ये है मेरा मोमेंटम। अब अगर इसी मोमेंटम को मैं क्या कह दूं, इसी मोमेंटम को मैं क्या कह दूं, चेंज, कि ये मोमेंटम मैं चेंज कर रहा हूं। तो अब जरा समझना मेरी बात को, ये मोमेंटम मैं चेंज कर रहा हूं, मेरा मास क्या चेंज होगा अभी, मेरा मेरा मास चेंज होने का मतलब ये है कि मुझे हाथ काटना पड़ेगा, मास तो मैं चेंज कर नहीं रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं हाथ भी अपना यही रखूंगा। तो अगर मैं चेंज क्या करूं फिर, क्योंकि मैंने मोमेंटम क्या बोला अभी, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, मास और वेलोसिटी। तो आपके हाथ में एक चीज और है ना, दैट इज द वेलोसिटी। आप वेलोसिटी चेंज कर सकते हो, तो आपने क्या किया, वेलोसिटी को चेंज। तो सोचो जरा, ऐसे भाग रहा था, अब मैंने ऐसे भागा, क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ पर, इस पॉइंट से मेरी वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। बीच में कहीं मैंने अपनी वेलोसिटी बढ़ा दी, या अपनी इमेजिनेशन में चल रहा है, आप मुझे फ्रिक्शन लेस मान के और ऐसे लेके चलोगे एक बॉडी, ये एक बॉडी थी, इस बॉडी को मैंने अभी क्या दे रखा है, वी वेलोसिटी, ठीक है, ऐसे ऐसे चल रही थी, ऐसे पहुंच गई यहाँ पर, फ्रिक्शन लेस है, ठीक है, कुछ नहीं सोचना नीचे, ठीक है। अब क्या हो गया, ये वेलोसिटी मैंने यहाँ से कर दी चेंज, ये कर दी 2v, तो ये अब क्या है, 2v से आगे भाग रहा है। मास कितना है अभी भी, m, ठीक है, मास कितना है अभी भी m। अब जरा थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये जो चीज हुई है ना, एक्चुअली यही क्या है, फोर्स।
कौन सी चीज? अब उसमें एक छोटी चीज और ऐड करनी है, ये जो आपने यहाँ पर मास की वेलोसिटी चेंज कराई थी ना, इस वेलोसिटी को फिर से कांस्टेंट करने में, भाई एक बात सोचना, वेलोसिटी मेरी क्या एकदम v से 2v हो जाएगी? टाइम तो लगेगा। सोचो जरा, वेलोसिटी v जा रही थी, v मतलब 10 मीटर पर सेकंड, स्कूटी सोच लो, ठीक है, फिलहाल के हिसाब से फ्रिक्शन लेस सोचना बस जरा, पहिए घूमेंगे फ्रिक्शन के साथ ही, बट फ्रिक्शन लेस सोचना। क्या स्कूटी या बाइक आप चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, आपने क्या किया, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे, क्या एक सेकंड में मैं ज्यादा बोल दिया, एक पल में क्या वो 10 से 20 मीटर पर सेकंड पहुंच जाएगी? नहीं ना, नहीं ना, क्लियर है ना माइंड में? इसका मतलब यहाँ जो ये v वेलोसिटी से जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पर अब जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, क्या वो एक पल में 20 मीटर पर सेकंड हो गया? नहीं, ठीक है, वो क्या लेगा, एक टाइम। 10 से 20 को कवर करने में वो क्या लेगा, एक टाइम। तो इसी को हम बोलते हैं, चेंज तो हुआ मोमेंटम, मोमेंटम तो चेंज हुआ, ये क्लियर है ना? मास इनटू वेलोसिटी मतलब चेंज इन मोमेंटम आया या नहीं आया? चेंज इन मोमेंटम आ गया। तो इसी चेंज इन मोमेंटम को अगर हम टाइम रेट से डिवाइड कर दें, टाइम रेट का मतलब क्या हुआ कि आप कितनी जल्दी उसका चेंज 10 से 20 कर रहे हो। अगर आप ऐसे कर रहे हो 10 से 20, समझ रहे हो, तो टाइम क्या लिया मैंने, ज्यादा टाइम लिया, ज्यादा धीरे धीरे रेट चेंज किया, धीरे धीरे चेंज किया मोमेंटम की वैल्यू, टाइम लिया ज्यादा, 10 मीटर पर सेकंड से यहाँ से पहले भाग रही थी, 20 मीटर पर सेकंड से ज्यादा यहाँ से भागने लग गई, 20 मीटर पर सेकंड से यहाँ से भागने लग गई, बीच में क्या किया, 10 से 20 चेंज, इस 10 से 20 में मैंने टाइम क्या ले लिया, ज्यादा टाइम लिया मैंने, ज्यादा, देख रहे हो ना, टाइम लिया ज्यादा 20 तक पहुंचाने में, तो क्या होगा, फोर्स, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट, इसे क्या बोलते हैं, रेट समझते हो ना, रेट, रेट को हिंदी में क्या बोल देते हैं, अगर किसी ने डिप्लोमा हिंदी में क्या हो तो दर, रेट क्या होता है, दर, दर को हम क्या बोल देते हैं, डी वाई डी टी, याद है ना? किसी चीज का चेंज अगर टाइम के रेस्पेक्ट में निकालना है तो डिवाइडेड बाय dt करते थे, डिफरेंशिएशन में याद होगा आपको, ऐसे किया करते थे। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होगा, मोमेंटम क्या था, mv, mv का अगर चेंज लिखना है तो डिफरेंशिएशन में यही तो होता था d, डिफरेंस dx, dx क्या होता था, x में चेंज, भाई dx क्या होता है, x2 माइनस x1 ना, ठीक है, x में चेंज, x में चेंज कितना है, वही तो dx हुआ करता था, याद आ रहा है कुछ, डिफरेंशिएशन। यार अब ये गड़बड़ हो जाएगा, देखो मैथ्स तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स वाला मेरा वाला पार्ट नहीं है, मैकेनिकल वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये जो चीज है dx वो है x2 माइनस x1, ठीक है। अगर इस dx की बात कर रहा हूं मैं, मतलब x का सेंस है कुछ एक आइडेंटिटी, तो यहाँ पर d ऑफ mv का मतलब क्या हो गया, चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या है उसकी दर, dt, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज द फोर्स। तो अब थोड़ा समझ में आ रहा है फोर्स क्या है, पुश और पुल है, बिल्कुल है, बट उसको भी सेंस में समझाऊंगा मैं, इसी के सेंस के हिसाब से। हमेशा फोर्स की डेफिनेशन यहीं से निकल के आती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज द फोर्स। बात क्लियर है, ठीक है, इतना यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है, कुछ कुछ क्लियर हो रहा है। F इक्वल टू डी वाई डी टी एम वी, ठीक है। यहां पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने जो मास इनटू वेलोसिटी है उसमें मेरा मास क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, मास मेरा कांस्टेंट जा रहा है, भाई मैं तो वही था ना, ठीक है, मैंने अपनी वेलोसिटी तो चेंज की तो मास मेरा कांस्टेंट है। अगर कोई चीज कांस्टेंट होती है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाती है या नहीं, जब मेरी वेलोसिटी, जब मेरे मास कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो ये मास बाहर आ गया, डी वाई डी टी, याद आ गया v, ठीक है। और उम्मीद है आपको किसी को माइंड खनका भी होगा ये देख के, डीवी बाई डी टी क्या होता है, गुड, डीवी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, याद आ रहा है, चेंज इन द वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन, चेंज इन द डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द वेलोसिटी, है ना। तो डीवी बाई डी टी हो गया एक्सेलरेशन, आपको ये तो उम्मीद है याद ही होगा, एफ इक्वल टू एम ए, है ना, याद आ रहा है ना कुछ, गुड। एफ इक्वल टू एम ए जो था, ठीक है, मैं आपको ये सिविल वालों को इतना क्यों लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आपके यहाँ डायनामिक है, फोर्स एनालिसिस है, इसलिए यूकेपीएससी में, ठीक है। एफ इक्वल टू एम में अगर ये चीजें हैं, आ रही हैं, मैकेनिकल को तो ये समझना ही है ऑब्वियस है, एफ इक्वल टू एम में अगर आ रहा है, इसे आप बोलते हो न्यूटन का सेकंड लॉ, बट न्यूटन का सेकंड लॉ डायरेक्टली ये नहीं था, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज द फोर्स।
और आपने इसमें क्या कर लिया, अपनी खुरापाती क्या लगा दी इसमें कि आपने मास को कर दिया कांस्टेंट। बस एक चीज याद रखना आप थोड़ा सा, और क्योंकि आप पढ़ोगे आगे एफएम भी, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको मुझे ये चीज बतानी पड़ेगी, तो इसीलिए मैं पहले से ही यहाँ पर क्लियर करके चल रहा हूँ। वेलोसिटी अगर लेस देन है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, ये मैंने एमएस में भी आपको बता रखा, मटेरियल साइंस में कॉन्सेप्ट भी ना, कि अगर मेरी वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम है, तो आप कहोगे कि सर ये चीज क्या पढ़ा रहे हो, ये चीज याद है या नहीं कुछ, ये किसकी स्पीड होती है, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। याद आ रहा है 3 इंटू 10⁸, मतलब अगर उस लाइट को मैं अपने ऊपर लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये लाइट कितनी स्पीड से भाग रही है, 3 इंटू 10⁸ से रियल में भाग रही है, समझ रहे हो, ये रियल में 3 इंटू 10⁸ से आ रही है हमारे ऊपर, ठीक है, तो ये है हमारी स्पीड ऑफ लाइट। तो इसे क्या मास बोलोगे, जो चीज यहां से यहां आ रही है मेरे पास, उसे क्या मास बोलते हैं, वो क्या है, क्या चीज, एनर्जी बोलते हो ना, एनर्जी, एनर्जी, ठीक है, बेसिकली उसको नाम क्या होता है, फोटोन, कभी नाम सुने होंगे तो, फोटोन, याद है ना, फोटोन इमिशन, फोटोन, वो तो ये क्या है, एक तरह से क्वांटा ऑफ एनर्जी, ये भी नाम शायद सुना होगा, क्वांटा ऑफ एनर्जी, फोटोन। तो ये जो है ना, अगर हमारी अगर किसी भी मैटर, बेसिकली वही वाली बात आ जाएगी फिर एमएस वाली आपको सिविल वालों को मुझे बतानी नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको उस चीज से कम रखूंगा, नहीं तो सिंगुलैरिटी ये भी जान जाएंगे, ठीक है, तो अभी सिंगुलैरिटी नहीं जगानी है आपको, जगानी है, ठीक है, तो अभी जरा ये सोच लो, तो अभी यहाँ पर क्या होगा, ये जो बॉडी है ना आपके पास, ये जो बॉडी है जिसका एक मास है, वो मास हमारा जो धरती पर होता है ना, धरती पर, वो क्या होता है, लेस देन 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी लिए हुए। जिस बॉडी को आप धरती पर, अर्थ पर मास बोलते हो, वो उसकी वेलोसिटी हमेशा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम होती है, ठीक है। आपकी स्पीड कितनी है, 0, किसके रेस्पेक्ट में, धरती की, ये वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है, अर्थ के रेस्पेक्ट में, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में 3 इंटू 10⁸ से जो भी इस अर्थ पर तेज वेलोसिटी से जा रहा है, वो चीज हमारी क्या है, मास नहीं है, वो है एनर्जी, ठीक है, वो मास नहीं है, वो क्या है, एनर्जी। और ये जो फॉर्मूला एम में होता है ना, ये जो मास इनटू एक्सेलरेशन आपने किया, वो इसी के बेसिस पर किया कि जब मेरी वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड से क्या है, कम है। और वो मटेरियल कैसा है, वो मटेरियल है सॉलिड। ये कंडीशंस हैं इस न्यूटन्स लॉ की, जो आप F इक्वल टू एम में ऐसी पढ़ लेते हो ना, उसमें कंडीशंस थी, फिजिक्स में कभी 12th में इतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है। F इक्वल टू एम में जो आया ना, उसमें कंडीशन थी कि मास क्या है मेरा, कांस्टेंट 3 इंटू 10⁸ से पहले पहले, जैसे ही 3 इंटू 10⁸ से ज्यादा आपकी वेलोसिटी हो गई ना अर्थ के रेस्पेक्ट में, आप किस में कन्वर्ट हो जाओगे, एनर्जी में। इसका मतलब आपका मास क्या होगा, वेरिएबल मास आपका चेंज होगा 3 इंटू 10⁸ के बाद में। तो जब मास चेंज होगा तो आप इस मास को बाहर नहीं निकाल सकते, बात क्लियर है। तो ये जो चीज है मटेरियल सॉलिड में मैंने क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि एक कंडीशन ऐसी आती है कि आप मोमेंटम, मतलब दोनों का प्रोडक्ट चेंज भी कर सकते हो इन द रियल लाइफ। अभी उसको समझाऊंगा, क्यों समझाना जरूरी है वो, क्योंकि आप एफएम भी पढ़ोगे, आप एफएम भी पढ़ोगे, तो ये समझ में आ रहा है पहले बात तो कि ये जो फॉर्मूला है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड से कम के लिए वैलिड है। दूसरी बात, यहाँ से जब हमने मास को बाहर निकाला तो ये dv बाई dt हो गया, तो इस लाइन को मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन को मैं यहाँ से उठा के और यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ठीक है, ये इसके नीचे आ गया, क्लियर है, ठीक। अब जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है, इफ v इज लेस देन 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट मटेरियल क्या है बॉडी का, फ्लूइड। अब कॉन्सेप्ट समझो, फ्लूइड मशीनरी पढ़ी है कभी डिप्लोमा में, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लो थ्रू पाइप्स, चैनल्स, ये सब कुछ, ठीक है, उसमें क्या पढ़ा है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना, देखते हैं कि ये वाली चीज पढ़ी है तो फिर याद भी उस सेंस में है या नहीं। मैंने आपसे कहा कि इसमें से 10 किलोग्राम एंट्री किया, 10 किलोग्राम निकला, क्या ये स्टेटमेंट सही है, 10 किलोग्राम एंट्री किया, 10 किलोग्राम निकला, क्या ये स्टेटमेंट सही है। फ्लो समझ में आ रहा है ना, कुछ तो सोचा होगा डिप्लोमा में उस टाइम पे एफएम पढ़ते हुए, ठीक है, कि यहाँ एक पाइप है, उस पाइप में से वाटर इन कर रहा है, वाटर आउट कर रहा है, तो आप क्या बोलते हैं, 10 किलोग्राम निकला, 10 किलोग्राम आउट हुआ, ऐसे ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, कुछ तो सोचा होगा। नो, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी डिस्चार्ज, लॉसेस, हाँ अभी लॉसेस हमने साइड कर रखे हैं, सुनो सुनो सुनो, अगर यह आंसर लॉसेस के बेसिस पर दे रहे हो तो सुनो, लॉसेस क्या है, 0,
अब आंसर दो फिर से, क्या ये स्टेटमेंट सही है? 10 किलोग्राम आया, 10 किलोग्राम निकला? नहीं। जो लॉसेस वाले थे वो आपने आंसर को भी थोड़ा सा क्लियर कर लो। आपने कुछ और भी बोला था, वो चीज मुझे अच्छी लगी थी। आपने बोला था डिस्चार्ज, ठीक है। एफएम में हमेशा आपने एक वर्ड याद करो था लिया हुआ, वो था डिस्चार्ज। अब जरा सोचना, 10 किलोग्राम आया और 10 किलोग्राम निकला, इसका मीनिंग क्या हुआ? 10 किलोग्राम आया और 10 किलोग्राम निकला, इसका मीनिंग क्या हुआ? कि आपके पास वाटर का क्या एक क्यूब है क्या? सोचो जरा, वाटर का कोई एक क्यूब है क्या जो 10 किलोग्राम का आ रहा है अंदर? मेरी बात को समझने की कोशिश करो। 10 किलोग्राम का एक क्यूब थोड़ी है जो अंदर आ रहा है और 10 किलोग्राम का क्यूब बाहर निकल रहा है, ऐसे थोड़ी हो रहा है। 10 किलोग्राम कैसे आ रहा है? एक रेट से, एक रेट से आ रहा है। सोचो जरा, 10 किलोग्राम कब आ रहा है? एक रेट से आ रहा है, मतलब वो उस पाइप की एंट्री में एक ऐसे ऐसे करके एंट्री लेता हुआ आ रहा है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं 10 किलोग्राम का वाटर इस पाइप से निकल रहा है, तो आपके माइंड में क्या चलेगा? क्या ये क्यूब या कोई ऐसा थोड़ी चलेगा जैसे आइस क्यूब होती है, क्या आइस क्यूब की तरह वाटर ऐसे ऐसे जा रहा है अंदर? ऐसे थोड़ी जाएगा, है ना? क्या है माइंड में, क्या माइंड में क्या चल रहा है कि 10 किलोग्राम का जो वाटर होगा वो वॉल्यूम वाइज इस एरिया के हिसाब से कम इतना बड़ा होगा। इस एरिया के हिसाब से 10 किलोग्राम का वाटर इतना बड़ा होगा, ठीक है। अब उसे क्यूब मानोगे क्या? ठीक है, ऑब्वियस है, ये चीज मैंने इमेजिनेशन में रखी। रियल में कैसे कर रही है वो? फ्लो हमेशा इस सेक्शन से पास हो रहा है ना ये वाटर। क्या वाटर की क्या एक लाइन होती है क्या आपके हाथ में? ये जो इमेजिनेशन में करवा रहा हूं, क्या वाटर की एक लाइन होती है हाथ में आपके? विदाउट एनी सॉलिड पेरिफेरी, क्या आपके पास वाटर ऐसे 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 पकड़ के खींच रखा है क्या उसे आपने? वो तो आइस बन गया ना, फिर तो वो तो सॉलिड हो गया। सॉलिड के लिए तो मैं कह रहा हूं पहले से कि एम में वैलिड है, ठीक है। ये क्या चीज है? ये है लिक्विड या फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड क्या करेगा? फ्लूइड हमेशा एक क्रॉस सेक्शन से क्या होगा? पास। फ्लूइड हमेशा एक क्रॉस सेक्शन से क्या होता है? पास। वो जब पास होगा तो क्या आएगा? एक रेट, वेलोसिटी आ गई ना, टाइम आ गया ना कि कितने टाइम में वो पास हो रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि वो एक्सपेरिमेंट याद करो जो आपने डिप्लोमा में कभी तो किया होगा, यहां से एक मान लीजिए आप चाहे तो रेनॉल्ड्स नंबर वाला एक्सपेरिमेंट ले लो, चाहे वेंचुरीमीटर कोई सा भी ले लो। आप लास्ट में एक टैंक लगाया करते थे, याद आ रहा है कुछ? लास्ट में एक टैंक लगाया करते थे। एक स्टूडेंट क्या था, घड़ी में टाइम नाप रहा होता था कि सर इसे हम देखते हैं 5 मिनट में कितना भरेगा। याद आ रहा है कुछ? उसे क्या बोलते थे? डिस्चार्ज, जो कि एक्चुअल आया। कुछ याद आया? ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी तो किया होगा डिप्लोमा की किसी भी लैब में, ठीक है। कि यहाँ से वाटर आया और वाटर आने के बाद एक टैंक हुआ करता था नीचे की साइड में रखा हुआ, उसमें आप घड़ी की स्टॉप वॉच से काउंट करते थे एक, और एक देखता था रीडिंग कितनी ऊपर आई, ठीक है, कितनी रीडिंग ऊपर आई। तो वाटर ऐसे मान लीजिए पहले इस लेवल पर था, तो वो इतना लेवल आ जाता था। कब आ जाता था? जब आपकी 5 मिनट हो जाती थी मान लेते हैं, या 1 मिनट भी हो गई तो मान लेते हैं। मतलब 60 सेकंड के लिए आपने यहाँ पर ये देखा कि कितना वॉल्यूम आ गया उसका। तो क्या यहाँ पर आप उसका मास नहीं बता सकते कितना मास आया होगा? जो ये वॉल्यूम है, जो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है? एरिया इंटू 3D। समझ में आ रहा है कुछ? 3D ऐसे बना लिया मान लीजिए। अरे क्या क्या बन रहा है भाई? 3D नहीं बनाए, ये तो दिक्कत है, ये तो 4D बन गया था, ठीक है। ये आपके पास ऐसे था और इसमें हमारे पास ये वाटर पहले से था। आपने इस लेवल से क्या बना दिया? इस वाटर में थोड़ा सा और लेवल ये भर दिया, समझ रहे हो? ये लेवल और इतना भर गया। तो आपने जो ये वाला वॉल्यूम डाला इसमें वाटर का, ठीक है, वो कितने टाइम में डाला? वो टाइम आपने कैलकुलेट कर रखा है, मान लीजिए 1 मिनट, ठीक है। तो आपने कितना वॉल्यूम डाला? इसका वॉल्यूम कितना होगा? यही वाला तो होगा, ये वाला वॉल्यूम टोटल ऐसे वाला जो दिख रहा है। ये दिख रहा है पीस या नहीं? ठीक है, ब्रेड के पीस रखे हुए थे, एक ब्रेड का पीस और रख दिया तो वॉल्यूम उतना ही तो ऐड हुआ। कितने में? 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना वॉल्यूम ऐड हुआ? कैसे चेक करोगे? एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू जितनी वो थिकनेस आई, जितनी थिकनेस ऐड हुई 1 मिनट में, तो एरिया इनटू थिकनेस, ये हो गया वॉल्यूम। कितने टाइम में? 1 मिनट में। ये भी याद रखना, ये वॉल्यूम कितने टाइम में ऐड हुआ? 1 मिनट में। तो आप सीधा ये नहीं बोलोगे कि मास 1 मिनट में इतना आ गया, सॉरी मास इतना आ गया 10 किलोग्राम। मास क्या बोलोगे? 1 मिनट में मास कितना आया। ऐसे नहीं बोलोगे मास इतना आ गया। कभी भी फ्लूइड के लिए ये नहीं बोला जाता मास इतना आ गया या वॉल्यूम इतना आ गया। हमेशा क्या होता है? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कितना आया। मेरी बात समझ भी रहे हो या नहीं? मैं आपसे बोल रहा हूं कि मास 10 किलोग्राम आ गया वाटर का पाइप में से निकल के, तो इसकी कोई आइडेंटिटी हुई?
पहले इसको फील करो, नहीं फील करोगे ना तो कभी भी फ्लूइड मशीनरी या फ्लूइड मैकेनिक्स में ना ये फॉर्मूला नहीं समझ पाओगे। कौन सा वाला? ये वाला। कहाँ लिख रहा था मैंने? ये वाला। मटेरियल इज फ्लूइड है तो क्या होता है हमेशा, ये वाली चीज हमारी, ये जो एफ था ना फोर्स, ये फोर्स हमारा हमेशा किससे लेके चलते हैं हम? डी वाई डी टी, जो एम वी है ना, तो ये हमेशा लिया जाता है एम डॉट वी के हिसाब से। एम डॉट वी मतलब डी वाई डी टी को ले रखा है हमने एम के साथ, डी वाई डी टी एम के साथ है और इनटू में वी। ठीक है, ये चीज कभी भी नहीं समझ सकते हो अगर ये वाली चीज नहीं समझोगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बोल रहा हूं मैं? आप 10 किलोग्राम वाटर को पाइप में से निकाल रहे हो तो आप उसकी आइडेंटिटी जरा सोच के तो देखो विदाउट टाइम। क्या उसकी आइडेंटिटी फिजिबल है 10 किलोग्राम की विदाउट टाइम? उस फ्लो को आप कभी बोल पाओगे विदाउट टाइम कि 10 किलोग्राम वाटर आ गया? एक बाल्टी ले रखी है उसमें 10 किलोग्राम वाटर आ जाता है, ऐसे सोचो। बाल्टी है उसमें 10 किलोग्राम वाटर आ जाता है, ऐसा आप अपने माइंड में लेके चल रहे हो, तो वो 10 किलोग्राम वाटर उसमें कितने टाइम में भरा, वही तो है उसका फ्लो जो पाइप में हो रहा था। ये 10 किलोग्राम तो 10 किलोग्राम में पाइप, अगर आपने फ्लो की स्टडी नहीं की तो वो तो एक तरह से क्या हो गया, एक पैकेट हो गया ना। पैकेट की बात थोड़ी हो रही है, यहाँ फ्लो की बात हो रही है ना फ्लूइड की। तो फ्लूइड का फ्लो कैसे डिफाइन होगा कि मास तो भले से 10 किलोग्राम निकलना है बट किस रेट से निकल रहा है, किस रेट से निकल रहा है। तो हमेशा क्या होता है, रेट। ठीक है, मास हमेशा क्या होगा उसमें, रेट के सेंस में कि मास हमेशा क्या होगा, एक इससे निकलता हुआ चेंज। मास हमेशा होगा अगर चेंज तो क्या होगा, डीएम वाई मान लेते हैं कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी अगर कांस्टेंट, मास चेंज, मास किसका चेंज है, पर सेकंड चेंज हो रहा है ना, पर सेकंड मास है ना, भर रहे हो ना आप, एक को ऐड करते जा रहे हो ना इधर, तो मास तो चेंज हो रहा है। क्या चीज रहेगी, और वेलोसिटी उसका क्या था, कांस्टेंट उस एरिया में, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। तो फ्लूइड मशीनरी या फ्लूइड मैकेनिक्स में आप जब पाइप फ्लो थ्रू पाइप्स के डेरिवेशन करोगे तो हमेशा डीएम बाई डी को एक साथ लेते हैं और वी अलग से आ जाता है। वी क्या होता है, उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का कांस्टेंट। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है कुछ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is called as the force, but this formula is only valid for the v is less than 3 into 10 to the power 8 meter per second and come out as the ma, and for the fluid this will come out as the dm by dt into v। ठीक है, बात समझ में आ गई है, कुछ क्लियर हुआ? आज तक ये तो पता था कि हाँ भाई F इक्वल टू एम में होता है, बट इससे जो रिलेटेड चीजें होती हैं वो ये होती हैं। क्लियर हो रहा है इतना थोड़ा बहुत? क्योंकि मैं मैकेनिक्स लेके चल रहा हूँ, ये मैकेनिक्स में ही डील होगा, ये आपके किसी सोम या किसी और चीज में हम आगे डील नहीं करने वाले अगर हम मैकेनिक्स को अच्छे से लेके चल रहे हैं तो। समझ में तो आ रहा है, ये चीजें हैं एफएम की भी, बट मैं आपको यही तो समझाऊंगा ना कि मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो मैकेनिक्स में कौन सा पार्ट आप एफएम में लेके चलोगे, कौन सा पार्ट आप सोम में लेके चलोगे या किसी और चीज में। मैकेनिक्स बेसिकली किससे बना हुआ है, जो हम एफएम पढ़ते हैं वो किससे बना हुआ है, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ द फ्लूइड। सोम, मैकेनिक्स ऑफ द सॉलिड्स। समझ रहे हो, अभी जो ये वाली चीज पढ़ा रहा हूँ दिस इज द मैकेनिक्स ऑफ द रिजिड बॉडी। जो मैं मेरी ईएम जो चलेगी ना अभी वो है मैकेनिक्स ऑफ द रिजिड बॉडी। तो आप कहोगे सर ये क्या बोल दिया। ठीक है, तो एक्चुअली मैकेनिक्स होती ही, आपको जो पढ़ते हो ना, आप जो पढ़ते हो मैकेनिक्स, वो ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड होती है। आज मैंने एक बात बताइए, मैंने आपसे बोला था कि हमारी जो ये क्लास रहेगी, ये आपकी आज की जो क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंटरेक्टिव क्लास, कि हाँ भाई मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन और आपका थोड़ा सा ये बता दूं कि हाँ फेज क्या क्या आपको सोच के चलना है अपने माइंड में। ठीक है, कि ऐसे ऐसे आपको तैयारी करनी है, ये चीजें होंगी। और हम जो असाइनमेंट्स रखेंगे ना, असाइनमेंट जैसे मैंने टेस्ट के बारे में बोला वो हमेशा चलेगा। जैसे आपका आज मतलब आज तो ऑब्वियस है कि मैं आज पहली क्लास मान के चलता हूँ, कल से मेरा अच्छा जो होता है बेसिक आपकी नॉलेज फॉर द मैकेनिक्स वो स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जिनको अभी मास के बारे में, वेट के बारे में या थोड़ा सा भी ये फोर्स वगैरह नहीं पता था, वो थोड़ा बहुत तो फोर्स समझ गए ना, थोड़ा बहुत फोर्स समझ गए, थोड़ा बहुत मास समझ गए, वेट समझ गए, छोटी छोटी चीजें समझ ली है। कल को अगर मैं ये बोलूंगा कि फोर्स ऐसे लग रहा है तो समझ जाओगे ना कि वो क्या करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है वो मटेरियल के साथ, मोमेंटम चेंज। फोर्स का मतलब क्या है कि वो उस बॉडी पर क्या करना चाह रहा है, मोमेंटम चेंज। ठीक है, चाह तो यही रहा है, कर पाए या नहीं कर पाए वो डिपेंड करता है, चाहत उसकी यही रहेगी हमेशा।
मोमेंटम चेंज करने की। बात क्लियर है? तो ये मोमेंटम चेंज करना ही मुझे आगे समझाना है स्टैटिक्स में एंड डायनामिक्स में। तो अभी जो मैकेनिक्स है ना, जो मैंने शुरू में पूछा और आपने बताया भी कि मैकेनिक्स क्या है, स्टडी ऑफ फोर्सेस, स्टडी ऑफ फोर्सेस, या बेसिकली मैं बोलता हूँ लोड, स्टडी ऑफ लोड, जिसे हम बोल देते हैं फोर्सेस एंड कपल, स्टडी ऑफ लोड ऑन दी बॉडी। मैंने बॉडी बोला बस, स्टडी ऑफ फोर्सेस और कपल ऑन दी बॉडी, बस अभी बॉडी बोला मैंने इसलिए। मैकेनिक्स क्या है, स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन दी बॉडी which deals with the external and internal effects। आज आप कहोगे कि सर ने कुछ नहीं लिखवाया, सही में मैंने कुछ नहीं लिखवाया। आज आपसे बातें हुई हैं, आज आपको सिर्फ मैंने बेसिक चीजें समझाई हैं, क्योंकि उन चीजों की डेफिनेशन लिखवाने का कोई मतलब नहीं है। एज ए डिप्लोमा स्टूडेंट आप खुद से पूछो, क्या आपको आज तक मास नहीं पता? क्या आप आज तक आपको वेट नहीं पता? क्या आज तक आपको फोर्स नहीं पता? मेरा काम है उससे आगे लेके चलना आपको। मैकेनिक्स जो हमारी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है वो हमारी उससे आगे है। तो आज की चीजें मैंने लिखवाई नहीं है, ये तो आपको नेट पे क्या है हर जगह पहले से आपके माइंड में पड़ी होंगी पहले से, बट वो फोल्डर कैसे बना हुआ था वो मैटर करता है। वो फोल्डर अरेंज्ड था या इधर उधर फैला हुआ था, तो उसके आज वो अरेंज हो चुका है। ठीक है, वेट का कम से कम, मास का कम से कम, फोर्स का कम से कम। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है, तो अब कल से हम मैकेनिक्स की पूरी डेफिनेशन लिखेंगे, कल से मैकेनिक्स के टाइप समझेंगे। बस मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, लिखने की टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है, लिखने की टेंशन, लिखने आपका पूरा कवर होगा, उसमें आप टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है, तरीका आपको अच्छे से जो है ना वो कल ही पता लगेगा। क्यों? क्योंकि मैकेनिक्स मेरी कल ही शुरू होगी, आज सिर्फ और सिर्फ बातें हुई हैं फोर्स, वेट एंड मास की। ठीक है, क्योंकि जरूरी था आपको उस फ्रीक्वेंसी तक लेके आना। तो मैकेनिक्स में स्टडी ऑफ द फोर्स और कपल ऑन द बॉडी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इफेक्ट। ठीक है, ये चीज होती है। बट मैकेनिक्स किसकी? स्टडी ऑफ फोर्स और कपल ऑन द बॉडी। कौन सी बॉडी? ये जो बॉडी होती है ना, इसी के बेसिस पर हमारी मैकेनिक्स फिर से क्लासिफाई होती है। एक होता है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, एक होती है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। अब कल ये भी समझाऊंगा कि सॉलिड तो ये भी होता है, सॉलिड ये भी होता है। ठीक है, तो फिर डिफरेंस क्या? एंड मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स। हमारे इस धरती पर कितने फेज, हमारे इस धरती पर कितने फेज? 3 धरती पर बोला पहले से ही। ठीक है, कितने? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर अदर फेजेस की बात करेंगे तो प्लाज्मा वगैरह भी होते हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। लिक्विड एंड गैस को हम कंबाइंडली बोल देते हैं फ्लूइड। लिक्विड गैस को कंबाइंडली बोल देते हैं फ्लूइड। तो एक है सॉलिड की स्टडी और एक है फ्लूइड की स्टडी। तो अब इस सॉलिड में हमने दो चीजें क्यों रखी? क्योंकि एक होता है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि उस बॉडी को रिजिड मान के चलता है, बॉडी के डिफॉर्मेशन को डील नहीं करता, जबकि जो बॉडी के डिफॉर्मेशन को डील करता है वो कहलाता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो जो डिफॉर्मेशन को डील करता है ना, वही आपका सोम, और जो डिफॉर्मेशन को डील नहीं करती वो स्टडी मैकेनिक्स की कहलाती है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो हम कल यहाँ से इस चीज को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ईएम को हम सोम को स्टार्ट नहीं करेंगे, हम एफएम। और ये क्या कहलाता है? एफएम। तो आपकी 3 ब्रांचेस, 3 स्टडी हैं, और ऑब्वियसली सिविल और मैकेनिकल के लिए तीनों कंबाइंड होती हैं, मतलब कॉमन होती हैं तीनों आपके सब्जेक्ट ना। तो इसी के बेसिस पर हम कल इसकी और डेप्थ में स्टडी करेंगे, फिर चीजों को लिखेंगे, समझेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हमारा कल से होगा। आज के लिए फिर मैं इतना ही रख दूं। ठीक है, क्योंकि आज स्टार्टिंग ही था तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी इतना ही रखता हूँ। और आज पहली क्लास थी आपकी, उम्मीद है आप सुबह से बैठे हुए हो, ऐसा है ना? सुबह से बैठे हुए। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ आज के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, कल हम मैकेनिक्स को अच्छे से स्टार्ट करेंगे और कल से हमारी पढ़ाई अच्छे से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो डिटरमिनेशन रखना। ठीक है, मैं तो यही कहूंगा। ठीक।